बिहार सीरियल का सेट करेंगे वही रुक्मणी का है, और टोटल 21 सेट दिया है इसमें, और टोटल 21 सेट इसमें कराया जाएगा। और शुरू करते हैं पहला सेट से शुरू करते हैं, और ग्रेजुएट लेवल का है ये, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। और हाँ, एक चीज और कि थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन इसमें फुल एनालिसिस होगा, ठीक है। वीडियो लंबा होगा लेकिन फुल एनालिसिस के साथ होगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा, ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीप भारत के सबसे बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। देखिए आइए समझाते हैं कैसे। देखिए ये भारत है, ठीक है, ये भारत है। कोपेन ने क्या किया कि भारत को अलग अलग अपने नाम पर, मतलब कि कुछ पैटर्न डाल दिया, AW डाल दिया, CW डाल दिया, ऐसे ऐसे नाम डालकर भारत के जलवायु को कई भागों में बांट दिया। तो हम उस भागों को पढ़ते हैं, आप देखिए यहाँ पर दर्शाएंगे, उस भागों को आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे ये ऊपर वाला जो क्षेत्र हो जाएगा, इसको बोलता है ई उष्णकटिबंधीय, ठीक, ई नाम से दर्शाया है ना। उसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड के ऊपर में इसको बोलता है ET, ठीक है, ET। इसका जो हिंदी नेम हो जाता है ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन हम आपको दर्शा देते हैं कि इसमें क्या क्या है, कौन कौन राज्य में बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश का ऊपरी वाला जो क्षेत्र है, इसको नाम दर्शा है DFC ना, DFC से नाम दर्शा है। वही बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान के सबसे पश्चिमा क्षेत्र जिसको बोलते हैं चोलिस्तान, उस चोलिस्तान को बोलता है BWHW। और वही चोलिस्तान के जब भारत के क्षेत्र में आ जाता है, तो भारत का क्षेत्र राजस्थान वाला ही उसको बोल देता है, क्या बोलते हैं उसको, थार मरुस्थल। उस थार मरुस्थल को बोला है BSHW। क्या बोला है? BSHW, ठीक है। वही बात करते हैं कि अब यहाँ से कर्क रेखा गुजरता है, क्या गुजरता है? कर्क रेखा। ये गुजरात से ऐसे गुजरेगा कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा के उत्तर में जितने भी मैदानी भाग दिख रहा है, ये सब मैदानी भाग गंगा का क्षेत्र है, इसको बोला है CWG, याद रखना। और यही चीज देखो यहाँ पर मिला है ना, पूर्वी भारत में भी, तो इसको भी बोलते हैं CWG, ठीक, याद रखना। और वही यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि CWG हो गया, वही कर्क रेखा के नीचे में, ये कर्क रेखा है जो लाइन खींचे हैं, कर्क रेखा के नीचे में जो क्षेत्र है प्रायद्वीप भारत हो गया, इसको बोला है AW, इसको AW बोला है, ठीक है। अब ध्यान देना कि जब हो गया ये कर्क रेखा वाला, अब फिर से आते हैं कि दक्षिण भारत में क्या क्या नाम दिया। तो देखो दक्षिण भारत में ये जो कर्नाटक और केरल वाला क्षेत्र है, कर्नाटक और केरल वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोला वो कि AMW, ठीक है, AMW के नाम से दर्शाया है। वहीं अगर चलते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, तो समझो कि थोड़ा सा कर्नाटक चला क्षेत्र, अभी तक केरल था, किसी में था, कर्नाटक और गोवा वाला गया। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ से कर्नाटक से जब ऊपर उठते हैं तो तेलंगाना वाला और तेलंगाना का क्षेत्र और कुछ कर्नाटक के अंदर अंदरूनी क्षेत्र आ जाता है, तो इसको बोला है वो BSHW के नाम से दर्शाया है। और वही बात करते हैं यहाँ पर, ये देखो क्या बोलते हैं इसको, तमिलनाडु वाला क्षेत्र को, तमिलनाडु वाला क्षेत्र है जो ये वाला, इसको दर्शाया है वो ASW से, AS ले, क्या दर्शाया? AS ले। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इतने नामों से वो क्या किया है, कोपेन ने भारत के जलवायु को दर्शा दिया कि थार मरुस्थल था, तब B, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर में देखना, लिखते हैं BWHW, थार मरुस्थल के सबसे पश्चिमी से लेकर जिसको चोलिस्तान बोलते हैं उसको BWHW चलता है। और वहीं थार मरुस्थल में जब आ जाते हैं भारत के क्षेत्र में, तो BSHW दर्शाया है। फिर वहीं आते हैं भारत के कर्क रेखा के नीचे में, कर्क रेखा के ऊपर में, तो CWG, और कर्क रेखा के नीचे में आते हैं तो AW से। तो वहीं यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? AW, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और बता देते हैं कि अगर बिहार का पूछेगा, ठीक है, अगर बिहार के बारे में पूछेगा कि बिहार को कोपेन में कितने भागों में बांटा, तो बता देना 2 भाग में, ठीक है। यहाँ पर उत्तर बिहार और साउथ बिहार, यानी दक्षिण बिहार। तो नाम क्या दे दिया, कहा कि जितने भी उत्तर वाला है, उत्तरी बिहार में जलवायु को बोला है कि CWG, और नीचे वाले जलवायु को बोल दिया है वो कि AW। क्या बोला है? AW, याद रखना। पूछ सकता है क्वेश्चन, कैसे पूछेगा कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार बिहार के उत्तरी साइड में कौन से जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है, बिहार के उत्तरी में कौन से जलवायु को दर्शाता है, ये CWG बोला ना। अगर बोलेगा बिहार के दक्षिणी जलवायु के बारे में दर्शाता है तो AW। ये मैंने अपने से क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, और देख लीजिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है, मतलब किस कारण से होती है, मतलब ये जो बोल रहा है कि जो भारत है, ठीक है, भारत में जब वर्षा होती है, ये दक्षिणी भाग में जब वर्षा होती है, ये किस कारण से होती है? तो किस कारण से होती है बताइए जल्दी।
ये ये वाला एरिया कौन सा होता है? पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उसमें उत्तर पश्चिम, ये देखिए उत्तर पश्चिम भाग बोल रहा है, सॉरी, उत्तर पश्चिम भाग। हाँ, ये उत्तर पश्चिम भाग का मतलब है कि जब गेहूं का समय आता है ना, तो गेहूं के समय में क्या होता है कि बारिश होती है। वो किस कारण से होता है? तो ये किस कारण से होता है? पश्चिमी विक्षोभ। अब ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है? तो देखो, भूमध्य सागर में जब आप पढ़िएगा, अब अफ्रीका, ठीक है, तो अफ्रीका में भूमध्य सागर, अफ्रीका के ऊपर में भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर से यहाँ से वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण करके पूर्वी जेट के थ्रू यहाँ से भारत में आता है। जब भारत में आता है तो भारत में यहाँ पे एक पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत और हिमालय पर्वत, यहाँ से हवा टकरा कर दो भागों में बढ़ जाता है। तो एक भाग जब नीचे आती है तो यही वर्षा कराती है, और ये जो वर्षा किस में कराती है? तो ये वर्षा कराती है आपको पाकिस्तान में कराएगी, और भारत के पंजाब, हरियाणा और इधर जितने भी क्षेत्र हो जाते हैं, ये गंगा के मैदान के ऊपरी वाले क्षेत्र में इधर वर्षा कराएगी, नेपाल में भी कराएगी, और सीधे होती है पश्चिम बंगाल में निकल जाती है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कर्क रेखा के निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? देना, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो उड़ीसा, ठीक है। देखो कैसे, कर्क रेखा का एक ट्रिक होता है, जब ये भारत हो गया, ठीक है, ये भारत हो गया, ये भारत बना देते हैं, ये भारत, तो भारत में जब ये कर्क रेखा गुजरती है, देखिए यहाँ से कर्क रेखा जो गुजरेगी ऐसे, तो एक ट्रिक होता है, क्या होता है कि गमछा, ठीक है, गमछा पर मित्र झाड़ू, सॉरी झाड़ू, झाड़ू मत लगा, मत लगा का कुछ अर्थ नहीं निकलता है। देखिए, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ठीक है, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, झ से झारखंड। ये तो ये टोटल 8 राज्य हो गए। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। आप किस में से नहीं गुजरती है तो बता सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है? अच्छी बात है, कौन सा होगा? देखिए, इसका आंसर क्या होगा? दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम। ऑप्शन 4 का क्या होगा? 4 का क्या होगा? बी होगा। यहाँ पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध, जो ये भारत, देखिए ये पूरा हो गया ना, ये और ये हो गया आपका नॉर्थ, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये दक्षिणी, ये इस जो लिखे हैं दक्षिण है, और ये जो लिखे हैं उत्तरी भाग लिखे हैं। तो ये पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध ये हो गया, नीचे इस जो लिखे हैं, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा, कैसा इसमें व्यापारिक जो पवन चलता है, तो व्यापारिक पवन कहाँ से चलता है? तो यहाँ पर आपका 2 ठो रेखा पड़ा जाएगा, ये 30 डिग्री, सॉरी 35, नीचे से 30 डिग्री से 35 डिग्री तक, ठीक है, और यहाँ से साउथ में भी 30 डिग्री से 35 डिग्री तक, ठीक। तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया, इसके बीच वाला जो क्षेत्र हो गया, ये वाला जो क्षेत्र है, इसी को व्यापारिक पवन बोलते हैं। तो ये किस दिशा में चलता है? अगर नॉर्थ से लेंगे तो ऐसे चलता है, नॉर्थ में अगर देखा जाए तो ऐसे चलता है, और साउथ से देखा जाए तो ऐसे चलता है, ठीक है, इस तरीके से। तो वही बता रहा है कि वो दक्षिणी पूर्व में चलता है, और ये कहाँ चलता है? तो उत्तरी पश्चिम में चलता है, ठीक। तो ऑप्शन बी। और एक चीज और देखना कि ये जो विषुवत रेखा है, ये जो बीच वाला जो पाइप आ रहे हैं आपको, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे इसको बोलते हैं डोलड्रम, ठीक है, इसको डोलड्रम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई चक्रवात उकट नहीं आता है, ठीक है। और निम्न दाब की पेटी बोलते हैं इसे, निम्न दाब की पेटी। और यहाँ पर जो 30 और 35 वाला है, इसको उच्च दाब की पेटी बोलते हैं। यहाँ पर हाई प्रेशर होता है और यहाँ पर लो प्रेशर होता है। विषुवत रेखा पर लो प्रेशर होगा और 30 से 35 वाला पर हाई प्रेशर होगा, दोनों जगह, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। चलिए नीचे नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 0.35। कितना? 0.35% क्या है? वन है। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि भारत में कितने प्रतिशत, बताइए कि वन है, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान देना कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के करीब कम से कम 7000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन फैला हुआ है, ठीक है। 7000 कितना? 7000 समथिंग है, 7380 के समथिंग में है, ठीक है। वर्ग में क्या हो? क्षेत्रफल में फैला हुआ है भारत रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ठीक है। अगर भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार देखा जाए तो राज्य स्तर पर बिहार जो है उस बिहार जो है 7%, यानी 7 पॉइंट समथिंग 80% क्या रखता है? 84% क्या रखता है? वन अपने पास रखता है ना, 7.84% वन राज्य के स्तर पर रखता है भारत के कंपेयर में। ओके, समझ गए। अब एक चीज और ध्यान देना कि वही स्थिति रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट? 2021 वन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार एक चीज और बात हो, 2021 है ना, रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जो वन होंगे ना, वो कौन कहाँ कहाँ होंगे, किस किस जिले में होंगे? इसका एक ट्रिक होता है, के जानू, के जानू का अर्थ हो गया, के से हो गया कैमूर, क्या हो गया? कैमूर। कैमूर में वन है 31.5%, 31.56%, यानी कि 31.5%। वही है ज से क्या हो गया? जमुई, और न से नवादा। तो जमुई में क्या होगा? 21.3%,
और वहीं आता है नवादा में तो 20.7%। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि हीराकुंड नदी परियोजना हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? तो ये तो और आसान क्वेश्चन है, किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी, महानदी पर क्या है? हीराकुंड परियोजना है। ठीक है। अब परियोजना, परियोजना क्या होता है? परियोजना एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, कि एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के तहत क्या बनाया जाएगा? हम लोग बांध बनाएंगे। जैसे ये नदी हो गया तो हम सरकार एक बिल पास की कि चलो एक प्रोजेक्ट है, बना देते। एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के तहत तुम क्या करो, यहाँ पर एक बांध बनाओ। ठीक है, तो वही हो गया, उस प्रोजेक्ट के तहत ये बांध बनाया गया किस नदी पर? महानदी पर। ओके, कुछ और भी कुछ बांध लिख लो, जैसे कि याद आ सकता है। देखो सतलज नदी, अब सतलज नदी की बात करते हैं तो सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है। कौन है? भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल, देखो नांगल बांध। ठीक है। एक और नदी है कि नापथा झकरा नदी, नापथा झकरा। ठीक है, परियोजना कौन से? सतलज नदी पर है। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना, नापथा झकरी परियोजना, उसके बाद एक और है सतलज नदी पर कौन परियोजना। क्या है? कौन परियोजना। ठीक है, एक कमेंट में करके बताओ कि हमें कि भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है वो किन किन राज्यों में है? किन राज्यों में? 3 राज्य में है। कौन से कौन कौन राज्य में? ठीक है, एक और लिख लो कि चिनाब नदी पर कौन कौन परियोजना है? ये लिखना कि सतलज, सलाल, दुल्हस्ती, डी से लिख देते हैं दुल्हस्ती, और बी से लिख देते हैं बगलिहार। ठीक है, बगलिहार परियोजना। तो सतलज, सलाल, दुल्हस्ती, बगलिहार परियोजना। ठीक है, और वहीं अगर झेलम की बात करते हैं तो झेलम नदी पर कौन है? तो तुलुगुरी परियोजना। कौन है? झेलम नदी पर कौन हो जाएगा? तुलुगुरी परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से जोग जलप्रपात किस नदी पर है? जोग जलप्रपात की बात कर रहा है, यानी कि कौन सी नदी पर हो जाएगा आपका? ऑप्शन 7 का डी, शरावती नदी पर। ये कर्नाटक के शरावती नदी पर है जोग जलप्रपात। ठीक है, एक चीज याद ध्यान रखना कि जोग जलप्रपात को गरसोक जलप्रपात भी बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? गरसोक जलप्रपात। और भी कुछ जलप्रपात के नाम लिख लो, जलप्रपात का नाम लिख, जैसे कि धुआंधार लिख लो, दूधधारा और कपिल धारा। धुआंधार लिख लो, और दूधधारा लिख लो, दूधधारा ये सब कहाँ है? और कपिल धारा लिख लो, ये सब कहाँ है? तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, और दूध सागर लिख लो, दूध सागर अगर लिखोगे तो दूध सागर कहाँ है? मांडवी नदी पर। अब मांडवी नदी कहाँ है? तो गोवा के मांडवी नदी। ठीक है, एक और कुछ लिख लो, और जैसे कि चित्रकूट, नियाग्रा छत्तीसगढ़ में नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर है। कहाँ पर? इंद्रावती नदी पर। कमेंट में कर बताओ कि हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? तो झारखंड, सॉरी हमें बता दिए, अच्छा झारखंड में है। झारखंड के किस नदी पर है? हमको ये बताना कि झारखंड के किस नदी पर है। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 नंबर कि भारत की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो महिला साक्षरता दर कहाँ है? तो महिला साक्षरता दर, देखिए ये जनगणना से क्वेश्चन आ गया था। कहाँ से है? जनगणना से। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा? तो 8वां का कहाँ पर है? एक ही आंसर, इसका फॉर्मूला एक होता है के है। ठीक है, तो केरल। ठीक है, अब देखिए समझा देते हैं आपको। पहली बात कि अगर साक्षरता दर पूछे, देखिए यहाँ पर तो अच्छे समझा देते हैं। अगर साक्षरता दर पूछे तो कि हाँ भारत के कंपेयर में पूछ रहा है। ठीक है, भारत के कंपेयर में साक्षरता दर कितना है? 74.04%। ओके, समझिए। अब पूछा है कि सर्वाधिक कहाँ है और कम कहाँ है। सर्वाधिक का एक फॉर्मूला है, यहाँ पर सर्वाधिक लिखेंगे ऐसे, डॉट ऊपर में साइन देते हैं, और जो कम होगा उसको नीचे वाला साइन देते हैं। ठीक है, तो अगर पूछेगा सर्वाधिक कहाँ है तो इसका ट्रिक होता है KMGT। क्या होता है? KMGT। और जहां कम है, ये वाला कम वाला क्षेत्र है, तो कम कहाँ है? तो बारजा, BAR, बारजा। ठीक है, तो के से क्या होगा? के से हो जाएगा केरल, म से मिजोरम, और जी से क्या हो जाएगा? ये जी है ना? और जी से क्या हो जाएगा? गोवा, और टी से त्रिपुरा। और यहाँ पर कम वाला है साक्षरता दर राज्य में, तो बिहार में कम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद रस हो जाएगा राजस्थान में, और यहाँ पर झारखंड में। ठीक है, और बात यहाँ पर हो रहा है कि महिला में कहाँ है और फीमेल में कहाँ है। तो महिला की हमेशा याद रखना है, ट्रिक होता है के है, और सॉरी एम से हो जाएगा मेल, उसका भी ट्रिक क्या है? के है, और इसका भी ट्रिक क्या होगा? फीमेल में भी के है। के से केरल, और हाय से क्या हो जाएगा? बिहार। ठीक है, के है, और के से केरल, और हाय से बिहार। के है एच लिखते हैं हम लोग। ठीक है ना, हम के भी, सॉरी के भी होता है, के भी, यानी के है और बी से बिहार,
के से केरल, बी से बिहार। ठीक है, अब अमाउंट में अगर बता देते हैं तो मेल में होता है 82.14%। ठीक है, और अभी फीमेल में बताते हैं तो 65.46%। समझ गए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि 9वां नंबर, अब तो बता दीजिए कि सर्वाधिक कहाँ है, तो सर्वाधिक है केरल में और कम कहाँ होगा, तो बिहार में। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है। हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछ रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, तो डी। ठीक है, पहला गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। देखिए होता क्या है कि सॉरी, हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है, तो हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है, 1965 या 66 लिख सकते हैं, 1966 से 1981 तक ये पहला हरित क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, पहला हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1966 से 1981 तक। ठीक है, दूसरा हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1981 से 1995 तक। ठीक है, 1995 तक। ठीक, और एक चीज याद रखना कि इसी बीच में 1970 में फ्लोड यानी कि क्या बोलते हैं, दूध क्रांति यानी कि श्वेत क्रांति बोलते हैं, श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। और ठीक है, और श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर वी कुरियन। ठीक है, और रही बात हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, हरित क्रांति के जनक अगर विश्व भर में बोला जाए तो एन ई बोरे लोन को बोला जाएगा, विश्व स्तर पर एन ए बोरे लोग को माना जाएगा। और दूसरी बात, अगर भारत के स्तर पर बोला जाए तो भारत के स्तर पर कौन है, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, ये ऊपर वाला जो हो गया आपका विश्व स्तर पर, ये वाला विश्व स्तर पर, ये भारत के स्तर पर, और ये डॉक्टर वी कुरियन जो है 1970 में आया था, श्वेत क्रांति के स्तर पर चला था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित होगा, कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी कहाँ है, तो देखो ये गुजरात है। ठीक है, नेक्स्ट कलर दूसरा देते हैं, ये गुजरात के जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये होता है कच्छ, और ये होता है खंबात, सॉरी गलत बोली, ये वाला खंबात की खाड़ी हो गया और ये कच्छ की खाड़ी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अब यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी बनाइएगा। देखिए इसमें बोल रहा है कि 3 यहाँ पर कुछ अमाउंट लिखना है, कुछ नंबर लिखना है यहाँ पर, और 7440 और यहाँ पर ठीक है 7400। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि 12 से भाग देना है। ठीक है, इसको 12 से भाग देना है, तो 12 से भाग देना है कि ऐसा कौन सा जब वर्ड लिखे हैं, यहाँ पर संख्या लिखे, यहाँ पर कौन सा ऐसा संख्या लिखे, यहाँ पर दूसरा कलर बता देते हैं कि वो 12 से भाग हो जाए, तो कौन सा संख्या लिखेंगे, तो 0 लिखेंगे। कैसे करेंगे, तो इसको 2 भागों में बांट लो, 3 चौके 12, 4 से ये पूरा संख्या कट जाएगा, कहाँ कट जाएगा, अगर 2 और 4 से कट जाएगा तो कट जाएगा, 3 से कैसे कटेगा, तो इस सबको जोड़ दो, 18 आएगा, और 18 में कितना जोड़ेंगे, 3 से कट जाएगा, तो 18 में 0 जोड़ेंगे तो वो 3 से ही कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 11 का ए हो जाएगा। उसके बाद दे रहा है कि ये कि क्रय मूल्य के अंकित मूल्य का 72%, अंकित मूल्य पर 6% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 12। इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा प्रतिशत, क्या होगा डी, 30.56%। कहने का मतलब है कि अगर 100 रुपए का मार्केट प्राइस है, अगर उसमें से क्रय मूल्य यानी कि सीपी हो गया आपका 72, और एसपी कितना हो गया 94 क्यों हुआ, 94 ये 6% की छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर। ठीक है, और ये दोनों जब अंतर निकालेंगे कितना का 22, और वहीं पर प्रतिशत अगर निकाला जाता है तो प्रतिशत क्या निकल जाता है 72 बटा में 22 गुणे 100। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका, ठीक है 30.56। उसके बाद आता है एक 13 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से एक यदि एक निश्चित संख्या के 8वें भाग के 5वें 6वें भाग का चौथा 5वां भाग इतना है तो उस संख्या का 65% कितना होगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है, मान लीजिए कोई संख्या है और इस संख्या का अगर 8वां भाग 1/8वां भाग, और इस 8वां भाग का 5/6वां भाग, और इस 5/6वां भाग का 4/5वां भाग कितना है, तो टोटल है आपका 4 3 6 5 है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, जो x का वैल्यू होगा 52380। अब इसका जो है ना हमको कितना निकालना है, तो इसको निकालना है हमको 65%। अब इसका जब 65% निकालेंगे तो आएगा आंसर 34047। इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी, 13 का डी। ओके, उसके बाद 14 नंबर दी गई संख्याओं के घनों का योग इतना है, जबकि दी गई संख्याओं के योग 34 है, और दी गई संख्याओं के घनों के बीच के धनात्मक का अंतर क्या होगा। देखिए इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा,
3484, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा लंबा पड़ जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट पे देखो, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है ना टाइम टेकिंग, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन पड़ जा रहा है। टाइम टेकन इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है। टाइम टेकन को 5-10 क्वेश्चन ऐसा होता है जो टाइम टेकन होता है, ठीक है। इसको बनाने का फॉर्मूला बता देते हैं। होता क्या है कि ए प्लस बी का पहले होल क्यूब पूछेगा, होल क्यूब बनाने के बाद ए प्लस बी का होल क्यूब पूछेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब स्क्वायर पूछेगा। पहले ए प्लस बी का होल क्यूब पूछेगा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूछेगा, फिर ए माइनस बी का पूछेगा। उसके बाद जो लास्ट आंसर रहेगा वो आपका आ जाएगा 14 का ए, 3484 आएगा। उसके बाद बोल रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन की एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 70 किलोमीटर की चाल से वापस लौटता है, तो इसकी औसत चाल वाला है। तो लेकिन औसत चाल पूछा है, औसत चाल क्या करना है, औसत चाल में क्या किया जाता है अभी बताओ। औसत चाल में क्या होता है कि 2x वाई अपॉन x प्लस वाई किया जाता है ना। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 30 रखिएगा और यहाँ पर 70 रखिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा 42, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित प्राणियों की किस जोड़ी में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है। ग्रंथिहीन त्वचा किसमें पाई जाती है, कछुआ में। कछुआ कहाँ, देखो यहाँ पर बी, ऑप्शन क्या है बी। तो ग्रंथिहीन त्वचा होता है किसमें होता है, तो कछुआ में होता है। और किसमें होता है, मगरमच्छ में भी होता है, ठीक है। और एक मेलिनियो में होता है, ठीक है, कैमिलियन में होता है, ठीक है। कछुआ और कैमिलियन में दोनों में होता है। और पक्षियों, और एक चीज और होता है कि जिसमें गिरगिट में, इसको बोलते हैं कैमिलियन को गिरगिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कछुआ, मगरमच्छ और गिरगिट, एक कैमिलियन को क्या बोलते हैं, गिरगिट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि दैनिक प्रयोग में अधिकांश दालें निम्नलिखित में से किस एक कुल से संबंधित। ये कुल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, कुल वाला क्वेश्चन है कि ये किस कुल से संबंधित है। जो हम दाल खाते हैं ना रोजोला, ये कौन सा है, फाइवेसी। हाँ, ये फाइवेसी से संबंधित है। और वही बात होता है कि सोलेनेंसी से कौन कौन होता है, तो आलू, टमाटर, ये इस कुल में कौन कौन से फल सब्जी आते हैं, तो आलू आता है, टमाटर आता है और जींस आता है, ठीक है। और वही बात रह गई सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सूर्य का तापमान मापा जाता है। तो सूर्य का तापमान किस नाम मापा जाता है, तो इसका आंसर होगा उष्मातापी द्वारा मापा जाता है। उष्मामापी द्वारा नापा जाता है। ऑप्शन बी क्या होता है, ऑप्शन बी द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर है। 19 नंबर होता है एक लिफ्ट में सवार एक लड़का का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है, तो कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, जब आपने सोच कर देखो कि जब हम लिफ्ट में नीचे जाते हैं तो हमारा क्या भार क्या होता है, भार हमको हल्का महसूस होने लगता है, हल्का कम महसूस होता है। जब नीचे जाता है तो नीचे कब जाता है, जब त्वरण के हिसाब से नीचे जाता है तब हमें क्या महसूस होने लगता है, भार हमको हल्का महसूस होने लगता है, ठीक है। ऑप्शन डी 19 का क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान कितना प्रतिशत होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, इसका कितना होता है इसका, तो इसका होता है 27.27% कितना होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, मोलार्टा वाला क्वेश्चन है। इस मोलार्टा वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 मोलार्टा है और जिसका बिलियन मिल के 5 ml होता है। जैसे कि M1 है तो कितना है 5 है, और इसका मोलार्टा मोलार्टा भी कितना हो जाएगा 500 ml हो जाएगा, ठीक है, 500 ml हो जाएगा। और वही बोल रहा है कि अगर यहाँ पर V2 दे दिया है, बिलियन दे दिया है 1500 ml, तो V2 कितना होगा वही निकालना। जब इसको सॉल्व कीजिएगा इतना बराबर इतना करके तो V2 का मान निकल जाएगा, तो V2 का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा बी। कितना है, तो बी आंसर आ जाएगा 1.66, ठीक है। उसके बाद 1.66। अब ये थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं होता है। आप इसको गेसिंग करके बताइए जल्दी से कौन सा होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आकृति को पहचानना है, आकृति को पहचानना है बस। और 23 का कौन सा होगा, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो बताइए जल्दी। 23 का भी ए होगा। और वहीं 24 की बात करते हैं तो 24 में क्या है, देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है रीजनिंग का, तो सबसे पहले क्या करना कि जो ऑप्शन से ही बनता है, ये लोग ये क्वेश्चन ऑप्शन से बनता है। सबसे पहले ऑप्शन में क्या करना, इसका 24 का जो आंसर होगा, आंसर इसे डी होगा, ठीक है। देखो इसको बनाने का एक तरीका क्या होता है कि सबसे पहले तुम जो साइन दिया है ना भागा वाला, ये चारों ऑप्शन में देखना कि भागा वाला साइन कहाँ पर दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है और ऑप्शन 4 में दिया है। तो सबसे पहले हम ए पुट करके देखते हैं। जहां भागा दिया हम माइनस करेंगे, जहां माइनस दिया है वहां भागा करेंगे। तो इसको पुट करके देखेंगे तो 39 आ रहा है, तो नहीं। जब इसको चेंज करेंगे, भागे वाले की जगह पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और प्लस वाले की जगह भागा करेंगे। याद रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी
थोड़ा सा फॉर्मूला ट्रिक होता है कि जो भागा वाला पॉइंट होता है ना, उसको पुट करके देखा जाता है तो थोड़ा सा 100% में अगर 80% कुछ आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 24 का डी होगा। उसके बाद देखें 24 25 का, तो देखो 25 आसान है। इसमें क्या बताया कि अगर गिव जैसे पहला वाला को जिस पैटर्न में लिखा गया वो उसी प्रकार दूसरे वालों को भी लिखा गया है, तो हमें ये बताओ कि तीसरे वाले को किस पैटर्न में लिखा जाएगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दे रहे हो कि पहले वाले में क्या रहा है, +3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर +3 आ रहा है तो देखो G7 होता है ना, G7 I कितना हो 9 होता है। ठीक है, तो +3 आ रहा है। वही बात इसमें भी अगर देखा जाए तो इसमें भी क्या आ रहा है, +3, तो वही भी यहाँ पर भी क्या आएगा, +3 आएगा। ठीक है, सब में +3 आ जाएगा। तो C, यहाँ पर C अगर +3 करते हैं तो क्या आता है, तो F आएगा ना। अगर वही O में +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, O कितना होता है 15 में 3 जोड़े तो 18 आएगा। 18 पर क्या रहता है, R होता है। वही करते हैं P क्या होता है 16 पर, 16 में अगर 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है 19 क्या होता है S पर होता है। और वही पढ़ते हैं Y क्या होता है, Y होता है आपका 25 में अगर 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो 2 आएगा, यानी कि D। तो कितना हो जाएगा, FRBC कौन सा है, ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन है 25 का ए हो जाएगा। अब यहाँ पर ये घन वाला क्वेश्चन है कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट 5 होता है। ये तो आसान है ना, बनाने वाला तरीका है। 3 दिया, यहाँ पर भी 3 दिया, तो दोनों कॉलम को उठाओ, तो 3 4 5, वही होता है 3 3 2 1, तब 1 का उल्टा क्या है 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। हाँ देखो, इस टाइप का भी क्वेश्चन बनाने का ट्रिक होता है। इसका 27 का आंसर क्या होगा, 27 का आंसर पैटर्नल अंकल होगा। क्या होगा, पैटर्नल क्या होता है, पैटर्नल अंकल। ठीक है, देखो करना क्या है कि जो भागा दिया है ना, बस जैसे कि एन दिया है, यहाँ पर भाग का साइन दिया है, और ये एन दिया है और यहाँ पर गुना का साइन दिया है। ठीक है, मतलब कि जो भी आकृति दिया है और उसके बाद ओ दिया है और उसके बाद प्लस पी दिया है। कहने का मतलब यह है कि जो साइन दिया है उस साइन के जगह पर उसका अर्थ लिख दो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि भागा का अर्थ है भाई, तो ये भागा की जगह पर क्या लिख दो, भाई लिख दो। ठीक है, और वहीं पर अगर गुना दिया है, गुना है ना, ठीक है, गुना की जगह पर क्या दिया, बहन लिख दो। ठीक है, बहन लिख देना। और वहीं दिया ओ का क्या है, पिता, तो यहाँ पर पिता लिख दो। ठीक है, पिता। अब बस रिलेशन बता दो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, तो पैटर्नल अंकल। ठीक है, उसका देखो नेक्स्ट क्या दिया है, ये वाला थोड़ा सा, ये भी रीजनिंग में थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, इसका बनाने का एक तरीका क्या है कि सबसे पहले क्या करो, जो हैच लिखा है ना, हैच वाले को, जितने भी हैच वाले पॉइंट लिखे हुए हैं ए बी और सी और डी में, इस सबको एक साथ लिख दो। ठीक है, एक साथ लिख दो, एक साथ लिख देना। और उसके साथ उसके बाजू वाला LQT, ठीक है, LQT वाला उसको मैच करना कि इसमें से कितने कितने पर आ रहा है। इसका आंसर होगा ए। ये अगर +3 कितना, सॉरी यहाँ पर -3 करेंगे, जैसे कि देखो ओ कितना था, ओ 15 पर आता है। ठीक है, ओ 15 पर आता है, ओ कितना पर आता है, ए वाला ऑप्शन देख रहे हैं। ओ अगर 15 पर आता है तो एल कितना पर आता है, तो एल आता है 12 पर आता है। 15 में से -3 होगा। वही बात करते हैं एच पर, एच कितना होता है 8 पर। ठीक है, एच कितना होता है 8 पर होता है ना। उसके बाद क्या होता है कि जब इसको मैच करेंगे तो एच 8, उसके बाद होता है क्यू। ठीक है, तो इसका 28 का आंसर होगा, तो ए एच क्यू नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद टी रखते हैं, तो टी अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, टी कितना पर रखेंगे, तो टी हो जाएगा आपका 20 हो जाता है, और 20 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो 17 हो जाएगा, यानी कि क्यू आएगा। तो क्यू, हाँ सही है, ये सही है। उसके बाद रखते हैं डब्ल्यू रखते हैं, यहाँ पर डी रखेंगे, ये वाला पर डी रखते हैं, तो डी रखेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 4। अगर 4 में से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा, तो नहीं, ये तो नहीं आएगा। अब यहाँ पर रखते हैं डब्ल्यू, अगर डब्ल्यू रखते हैं -3 करते हैं तो यानी कि डब्ल्यू का होता है 23, -3 करेंगे तो 20, यानी कि 20 यानी कि टी। हाँ, ऑप्शन बी। ये नहीं होगा, इसका क्या होगा, बी। 28 का क्या आंसर होगा, 28 का आंसर होगा बी आपका। ठीक है, आपका बी आंसर होगा। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन होता है इस टाइप का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ए और बी उत्तर दिशा की ओर विमुख करके है, मुख है। दाएं छोर से ए शुरू करते हुए ए 8वें स्थान पर आ जाता है, और बाएं छोर से शुरू करते हुए बी 8वें स्थान पर आ जाता है। ए और बी ठीक दाईं ओर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। देखो यहाँ से एक पंक्ति हो गई, यहाँ से स्टार्ट करता है तो ये 8वें नंबर पर आता है, और यहाँ से भी स्टार्ट करता है तो ये 8वें नंबर पर आता है, और इसके बीच में कोई नहीं है, बस बता रहे इसके दाएं में। तो टोटल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 16 व्यक्ति हो जाएंगे। कितने, 16 व्यक्ति हो जाएंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर क्या दे रहा है कि 30 नंबर बोल रहा है कि आपका, कि इसमें से अगला क्वेश्चन क्या आएगा। हाँ, इसमें क्या करो, पैटर्न देखो क्या लिखा है कि 3 गुणे
क्या पैटर्न इसमें बैठेगा? तो सबसे इसको बनाने का एक तरीका होता है कि सबसे बड़ा वाला अमाउंट को देखो, कि बड़ा वाला अमाउंट में किया क्या है कि जो 238 आ गया है, शुरू से कभी स्टार्ट मत करना, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन में शुरू से कभी स्टार्ट मत करना, क्योंकि शुरू में फंसाने वाला देता है। तो सबसे पहले लास्ट में से करना है 77 गुणे 3 और प्लस 7, तो आपका 238 आ रहा है। और वही बात करते हैं कि 24 में क्या किया है, तो 24 गुणे 3, ठीक है? और यहीं पे 7 ऐड करते हैं तो नहीं, 7 ऐड करेंगे तो नहीं आएगा, तो कितना करें, तो 5 कर देते हैं। 5 करेंगे तो 77 आ जाएगा, ठीक है? तो देखो कहने का मतलब ये हो कि जब यहाँ पर 5 7 आया, 7 आया तो यहाँ पर आया 5, लेकिन यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, मतलब कि 3 3 का गुणा फैक्टर कर रहा है, यानी कि हर जगह 3 3 होगा, ठीक है? और यहाँ पर 5 दे रहा है, मतलब सॉरी यहाँ पर 7 दे रहा है तो यहाँ पर 5 दे रहा है, तो 5 के अगला बात क्या आएगा, 3 देगा, यानी कि यह ऑड नंबर में चल रहा है, ठीक है? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द इससे संबंधित है, तीसरे शब्द से संबंधित है। इसका कौन सा आंसर होगा? 31 का ये होगा, ठीक है? जैसे हैरी माली होता है और उसे ही चिकित्सा में काम देता है। स्कैपल जो होता है ना, वो ऐसे रहता है, कैंची वाला रहता है जो, उसको बोलते हैं, तो वो कहाँ काम देता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। उसके बाद रहता है कोरापुट जिले में पंचमती भंडारण निम्नलिखित में से किस खनिज का भंडार है? अरे देखो ये उड़ीसा का कोरापुट पूछ रहा है, उड़ीसा का कोरापुट है, तो उड़ीसा का कोरापुट किसके लिए संबंधित है? तो बॉक्साइट के लिए संबंधित है। किसके लिए संबंधित है? तो बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या? अरे वो अल्युमिनियम का होता है ना बॉक्साइट, उसी के लिए अल्युमिनियम का बॉक्साइट, ठीक है? एक चीज और जान लो कि तांबा पूछ रहा है, तांबा कहाँ है? तांबा पूछता है ना, तांबा, तांबा कहाँ पर है? तो तांबा आपको जब तांबा पूछेगा, फिर पन्ना पूछेगा, किसे पूछेगा? पन्ना पूछेगा, तो ये सब पूछता रहता है। तो याद रखना कि अगर कुछ भी चीज अगर तांबा पूछेगा तो लिखना कि झारखंड, झारखंड में, राजस्थान में, ये अब मध्य प्रदेश में क्या है ये सब, तो झारखंड हो जाएगा, मध्य प्रदेश, और एक चीज और लिख लो कि शायद हाँ झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 3 जगह में क्या होता है? भंडारण चलता है, ठीक है? और रही बात मैग्नीज की, तो मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीज मध्य प्रदेश में लिख देना, मध्य प्रदेश में इसका भंडारण है, ठीक है? और पन्ना, पन्ना जो होता है ना, पन्ना, ये पन्ना क्या होता है? मध्य प्रदेश में। तो पन्ना में क्या पाया जाता है? तो हीरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। और पन्ना मध्य प्रदेश में एक और गांव है जिसका नाम है मझगावा है, शायद मझगावा है, मझगावा में होता है, ठीक है? मझगावा में होगा मध्य प्रदेश का, ठीक है? क्या पाया जाता है वहां पर? हीरा पाया जाता है, हीरे के लिए हीरा पाया जाता है वहां पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? तो बॉक्स 33 नंबर। 33 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक संकल्प 1956 के तहत वर्गीकृत एक उद्योग श्रेणी नहीं है? तो कौन सा? 33 का क्या हो जाएगा? बी, सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र क्या होता है? सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट क्षेत्र। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि औद्योगिक क्रांति के बारे में बोल रहा है, ठीक है? औद्योगिक क्रांति, यही औद्योगिक क्रांति जब आगे चलकर नई क्रांति लाई गई, कौन सा नई क्रांति आ गया? 1991 का नई क्रांति, जिसमें एलपीजी लाया था ना, उदारीकरण, वैश्वीकरण, ये वाला, हाँ, इसी औद्योगिकरण को आगे बढ़ाकर क्या बनाया जाएगा? नई आर्थिक नीति बनाया गया 1991 वाला, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य अक्षांश मरुस्थल में 35 डिग्री और नॉर्थ साउथ के बीच पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र के ध्रुव की ओर है। हाँ देखो हमने जो पीछे बताया था, ये आपको घेरा बनाकर ये विषुवत रेखा है और उसके ऊपर में, सॉरी फिर से बताते हैं, यहाँ पर बताया था ना कि 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री और 35 डिग्री, और यहाँ पर बताया था 0 डिग्री जो कि 5 टोल ड्रम होता है, और नीचे में भी 30 डिग्री से 35 डिग्री, 30 डिग्री से 35 डिग्री, ठीक है? तो 35 डिग्री से तो ऊपर भी तो होता है कुछ यहाँ पर, ठीक ना? तो 60 कितना होता है? 60 डिग्री से 65 डिग्री, 65 डिग्री के बाद क्या होता है? यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है? उसी प्रकार नीचे में भी होता है, यहाँ पर भी 60 से 65 होता है और 65 से सबसे लास्ट में हो जाता है 90 डिग्री। तो इसका कहने का मतलब है कि जो 30 डिग्री, जो 35 डिग्री बता रहा है, ये 35 डिग्री से कितना डिग्री तक होगा? हाँ, जिसको उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के क्षेत्र बोला जाता है, कौन सा होगा? तो इसको बोलते हैं 35 डिग्री से 60 डिग्री तक। कितना डिग्री से? 35 डिग्री से 60 डिग्री तक होगा, ठीक है? तो हो जाएगा। और 35 डिग्री और 30 डिग्री वाला जो नीचे वाला क्षेत्र, इसमें कितना हाई प्रेशर होता है, क्या होता है? और ये बीच वाला जो होता है लो प्रेशर होता है, ठीक है? नेक्स्ट बताते हैं आपको। दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप है? तो कौन सा द्वीप है?
तो ऑप्शन बी है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं। लक्षद्वीप वही अरब सागर में स्थित है, ये भारत हो गया, ठीक है, ये लक्षद्वीप यहाँ पर। तो एक बात याद रखना है कि लक्षद्वीप में टोटल 572 द्वीप है, ठीक है, 572 द्वीप है, सॉरी बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप है और लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हो जाएंगे आपको, तो बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप हो जाएंगे, लेकिन इधर बंगाल की खाड़ी है 572 द्वीप हो जाएंगे। और लक्षद्वीप की मेन बात करते हैं तो टोटल 36 द्वीप हो जाते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ होगा, अब बता सकते हैं, तो कावारती, ठीक है, कावारती। सबसे लक्षद्वीप का सबसे निचला जो भाग होता है उसको बोलते हैं मिनिका। उस मिनिका वो पक्षियों के लिए क्या बोलते हैं, पक्षी, पक्षी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो जगह। और एक चीज और देखना है कि लक्षद्वीप का जो गठन हुआ था कब हुआ था, लक्षद्वीप का जब गठन बात करते हैं तो ये आपका 1956 में, 1956 में इसका गठन हुआ था। क्या हुआ था, 1956 में। और एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो बताना कि 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान, यहाँ से शायद हमको पॉलिटी स्टार्ट होगा, हाँ पॉलिटी है, कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है कि विशेषता है, अच्छी बात है, कौन सा विशेषता है, 36 का क्या आंसर होगा कि डीपीएसपी, डीपीएस में पूछा तो इसका आंसर होगा सी, लागू नहीं कराया जा सकता। सही बात है। देखो होता क्या है कि भाग 4, ठीक है, भाग 4 जिसमें दिया गया है आपका 36 से लेकर 51 तक, इसमें एक का लाया कहाँ से गया है, कहाँ से लाया गया, आयरलैंड से, ठीक है। तो एक चीज और याद रखना कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी, डीपीएसपी ये राज्य में लागू होता है, ठीक है। तो राज्य में लागू होता है, राज्य पर डिपेंड करता है, ये राज्य पर डिपेंड करता है कि जितने भी आर्टिकल हैं इसमें ये लागू कराएं कि ना कराएं, ठीक है। ये राज्य पर डिपेंड पड़ता है जितने भी आर्टिकल हैं, ठीक है। राज्य के विरुद्ध होता है, नहीं विरोध नहीं होता है, क्या होता है, विरोध नहीं होता है सॉरी, विरोध नहीं होता है, ठीक है ना। ये क्यों, डीपीएसपी का अर्थ क्या होता है, ये क्या करता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है कि डीपीएसपी का अर्थ ये होता है कि राज्य में स्वतः नहीं लागू होगा, राज्य लागू कराएगा अपने आप में, ठीक है, लागू करा सकता है और चाहे तो इस नियम को लागू करा सकता है। जैसे कि एक 40 नंबर आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 में क्या पंचायतों का गठन, कहीं कहीं पंचायतों को गठन करा सकता है, कहीं नहीं करा सकता है, उसकी मर्जी। लेकिन अपने अपने राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए वो कुछ भी निर्णय ले सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है उस पर, राज्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि संविधान, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म स्वतंत्रता के अधिकार से संबंध में गलत है, मतलब असत्य है। सही बात है, कौन से इसमें से गलत होगा, बताइए जल्दी, इसका कौन सा गलत होगा। तो ऑप्शन कहाँ पहुंचे हम, हाँ ऑप्शन भारतीय संविधान का कौन सा गलत हो जाएगा, हाँ कौन सा उल्लेख करा अपना धर्म, देखो राज्य का अपना धर्म नहीं होता है, ठीक है। भारत क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये तो ऐसे ही दिखने में डर लगा, भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो भाग 3 से क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया है, ठीक है, 35 तक दे रहा है। इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाग 3 को मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से लाया गया था, अमेरिका से लाया गया है, कहाँ से लाया गया, अमेरिका से लाया गया है, ठीक है। इसमें हमारे क्या होता है, ये क्या बताता है, भाग 3 क्या बताता है, भाग 3 बताता है कि मौलिक अधिकार, क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में बताता है, अधिकार, ठीक है। अधिकार क्या होता है, जैसे कि भाग 2 के तहत अब हमें ये मिलता है कि भारत के हम नागरिक हैं, जब भारत के नागरिक हो जाएंगे तो भाग 3 हमें बताता है कि जब तुम भारत के नागरिक हो जाओगे ना तो तुमको ये चीज अधिकार दिया जाएगा, तो इसी को बोला जाता है भाग 3। यानी कि कुछ अगर तुम भारत के नागरिक होते हो तो तुमको ये लालच दिया जाएगा, या फिर ये तुमको ये कुछ फ्री मिलता है कि तुम ये चीज काम कर सकते हो, वही है बस, और क्या है। उसका बाद 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये माफी हम कुछ क्वेश्चन पढ़े नहीं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम पर प्रतिबंध कराता है, शोषण को रोकता है। सही बात है। देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होता है आपको सी बोला बी, 23 नंबर में क ख गया, ठीक है, क और ख। इसमें बता रहा है कि आप किसी भी व्यक्ति से, यहाँ पर व्यक्ति का चर्चा होगा, 23 के क में, और ख में होगा बच्चा से, ठीक है। क में बोला है कि किसी भी व्यक्ति से आप ट्रैफिकिंग नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, और ऐसे कोई बलात्कार श्रम नहीं करा सकते हैं, मतलब कि उसको काम करना है पैसा ना दिया, ऐसा नहीं करा सकते। अब दूसरा ख क्या बोला है, किसी भी बच्चे से काम नहीं करा सकते, फैक्ट्री में, होटल में, माइंस में, खतरनाक जगह पर काम नहीं करा सकते। तो ये बच्चा के बारे में बताएगा, और ये किसके बारे में बताएगा, ये किसके बारे में, ये 23 का क किसके बारे में बताएगा, तो आपको व्यक्ति के बारे में बताएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्या बताया कि राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम पर चला जाता है? सही बात है, किसके नाम पर चला जाएगा? तो ये राज्यपाल। वही केंद्र के लेवल पर अगर पूछा जाए कि केंद्र के लेवल पर भारतीय प्रशासन किसके नाम पर चला जाता है? राष्ट्रपति। और वही राष्ट्रपति के नाम पर। और वही अगर राज्य के पास पूछा जाए तो राज्य किसके नाम पर चला जाता है? राज्यपाल के नाम पर। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। और हम ये बताना कि कमेंट में करके बताना कि राज्यपाल का किस भाग से संबंधित है, किस भाग में राज्यपाल का वर्णन मिलता है, ठीक है। भाग हमें कमेंट में करके बताना, ठीक है। उसका क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर की भाग 56 में क्या वर्णित करता है? 56 क्या है? तो 56 भाग 5 का आंसर क्या है? इसका कार्यकाल होगा। देखो क्या होता है कि भाग 5 का जो संघ से संबंधित है, ये जो संघ है सॉरी, ये जो संघ है, संघ में क्या बोलता है? राष्ट्रपति के बारे में आता है। तो ये होता है प कानी कोका दुयो दशम। को से कटअप करना, क से कार्यकाल, ठीक है। पद हो जाएगा, कार्यवाही हो जाएगा, निर्वाचन हो जाएगा, और फिर को से हो जाएगा कोटा हो जाएगा, और एका से कार्यकाल से यो से योगिता द से दमन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताता है कि ये आपातकालीन संज्ञा बारे पूछ रहा था। ये आपातकालीन संज्ञा क्या होता है? आपातकाल लगाना था 352 के तहत, 360 के तहत और 356 के तहत आपातकाल लगाता है। विधायी शक्ति, उसके पास विधायी शक्ति, वही विधायी शक्ति, इसको क्या क्या करना है, उसको बजट के बारे में कोई विधेयक उधेयक आता है ना, उसको विधायी शक्ति होता है कि इस विधेयक को चुने कि नहीं चुने। निर्वाचन और राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है ना, पकानी 52, 53 और 54। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे 41 नंबर की, संविधान, भारतीय संविधान की अनुसूची 4 जिनसे किन राज्यों में शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया, तो देखो इसका आंसर होगा आपका ए होगा। इसका ट्रिक होता है AMTM, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि त्रिपुरा जो है 49वां संविधान संशोधन करके 1982 में संविधान संशोधन करके इसको शामिल किया गया था, त्रिपुरा को शामिल किया गया था। और उस टाइम ज्ञानी जेल सिंह और राजीव गांधी क्या थे? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि वह एक दुकान किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि हो गया और वहीं पर अंकित मूल्य में 4% की कमी हो गया तो प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो इसका आंसर बनाना कि ए पॉजिटिव में तो ए प्लस देना, बी माइनस में तो बी माइनस में देना, और ए माइनस बी तो ए बी अपॉन 100। इस फॉर्मूला पुट करना, इसका जो आंसर आएगा आपका 42, इसका आंसर आ जाएगा आपका 10। कितना आएगा? 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि ये माध्यानुपाती निकालना है। माध्यानुपाती क्या होता है कि रूट अंडर ए बी होता है, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया बी, दोनों को पुट करना और सोल्व करेगा तो आंसर क्या आएगा? डी, ठीक है। उसके बाद आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि 44 क्या दे रहा है कि तीन अनुपात दिया है और इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, तो महत्तम समापवर्तक कितना होगा? कुछ नहीं करना है, 5, 7 और 9 को गुणा करना, ठीक है। गुणा करना और गुणा करके और इसको गुणा करना और गुणा करके 3, 4, 6, 5, 0 को इसमें से भाग दे देना, जितना 44, इसका आंसर आ जाएगा आपका 110, ठीक है। भाग दे देना, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिसको निकल जाएगा मसा निकल जाएगा, ठीक है। इसको मसा बोलते हैं हम लोग, इसको HCF बोलते हैं। आंसर आ जाएगा 110। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है कि आपको कि तो क्या बोलता है, ए बिंदु से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर जाता है, ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर जाता है, फिर वो दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंतिम बार में वो मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 45 का हो जाएगा कभी 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, ठीक है। आप रीजनिंग का क्वेश्चन है, बना सकते हैं, इसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है कि 8 छात्रों का औसत वजन 48 है, तो 44 केजी का औसत वजन वाले 4 छात्र और 58 केजी वाले औसत वजन वाले 4 छात्रों को शामिल किया जाता है, तो 16 छात्रों का औसत वजन कितना होगा? सिंपल सी बात है, बोल रहा है कि 8 छात्र जो है वो 48 केजी के हैं और वहीं बोल रहे 44 छात्र जो है वो 4 केजी का 44 केजी वाले जो छात्र हैं 4 हैं और वही होता है कि
केजी वाले 4 छात्र हैं, उसको भाग दे दो कि 16 से भाग दे दो, इस 16 व्यक्ति का कितना होगा, तो उसमें आंसर जो आ जाएगा आपका कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है 49.5 49%, ठीक है किलो 49.5 किलो, ऑप्शन 6 का 46 का डी। उसी प्रकार 47 बताया कि उस ऊतक का चयन कीजिए। उस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती है जिसकी कोशिकाएं भित्ति मोटी होती है और ये आंतरिक सहारा प्रदान करती है। इस ऊतक को कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्टूल, स्टूल बोल सकते हैं इसको, ठीक है स्टूल बोलते हैं, 47 का स्टूल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इसमें बोल रहा है कि ग्लाइकोजन एक बहुत समबाहुक है जो निम्नलिखित से किससे बना होता है, ग्लूकोज से बना होता है, ऑप्शन ए ग्लूकोज से बना हुआ है। उसके बाद आता है दी गई समान जल बूंदे, यदि दो समान जल की बूंदे एक होकर बड़ी बूंदे बन जाती है तो इस प्रक्रिया क्या करता है, उसमें जिसको क्या होता है उसमें शोषित कर लेता है, यानी कि अवशोषित कर रहा है, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। उसमें देखो ये बूंदा हो गया, ये बूंदा दोनों को मिला के बड़ा बूंदा हो गया, तो उसमें का क्या हुआ, उसमें निकाला थोड़ा है नहीं, उसमें तो अवशोषित कर लिया ना। उसके बाद होता है 50 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा प्रक्रम रुदोष में नहीं है, कौन सा रुदोष में नहीं है। रुदोष में का अर्थ होता है कि यहाँ पर देखो रुदोष का अर्थ होता है कि ना ही उसमें बने और ना ही ऊर्जा निकले, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है, ऐसा एक ही चीज है, वो कौन है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बर्फ। इसका कहने का मतलब है कि उसमें ना दी जाएगी या ना ही ली जाएगी, रुदोष का मतलब होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बर्फ है, तो बर्फ क्या होता है, बर्फ होता है इसमें तो धुआं निकलते रहता है, वाष्प होते रहते हैं, वो कम होते रहता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट होता है कि अल्फा करण के कौन सा सही है, अल्फा करण के संबंध में कौन सा सही है, तो निष्कर्ष में कौन सा सही है, 51 का ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। ये ऑर्बिट कहा जाता है और ये घूमते रहता है। उसका 51 नंबर क्वेश्चन के बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, ग्रेफाइट को किस वर्ग के रूप में, ग्रेफाइट को किस वर्ग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, कहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ आयनिक ठोस के बारे में, कौन सा होगा, आयनिक ठोस, ठीक है ग्रेफाइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि इसमें इसके बीच में कौन सा अंतर आएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले देखो कि इसका पहले हम क्या निकालेंगे, तो इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस देखेंगे तो इसमें बीच में क्या आएगा, इसको बीच में करेंगे तो 4 गुणे 4 दूनी के 8 प्लस 1 एक 9 हो जाएगा, तो 37 गुणे 2 करेंगे, 37 गुणे 2 नहीं 37 गुणे 4 करेंगे, प्लस 1 करना, हाँ ठीक है, ये 4 का पैटर्न पड़ा, यानी कि गुणा 4 करना हर में और प्लस 1 करना, ये सब आपके 4 का पैटर्न बढ़ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या आएगा, 597 आ जाएगा, आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। 53 का 4 का गुणा होगा और 1 का प्लस होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि आकृति वाला है, तो आकृति में इसमें 54 का ऑप्शन हो जाएगा ए, और ये पीछे वाला में आपको बताया था कैसे करना है इसको, जहां पर साइन दिया है वहां पर क्या करना है, उसका नाम लिख देना है। जैसे यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस के साइन पर क्या लिखेंगे, बेटा, ठीक है। और माइनस का साइन है तो माइनस के साइन पर क्या लिखेंगे, पत्नी। और यहाँ पर गुना का साइन है तो गुना का साइन पर क्या लिखेंगे, पिता, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस साइन पर पत्नी, भागा का है तो भागा का साइन पर भाई। और इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 55 का आंसर हो जाएगा आपका बी, काट दी क्या, ऑप्शन हो जाएगा बी ना, भतीजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि ये क्या है, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्शन वाला है कि नितिन अपने घर से निकलता है और 45 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 48 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 27 चलता है, अंतिम बार में वो मुड़ता है 55 मीटर चलता है और उस खंबे के कितने दूर पर 7 मीटर दक्षिण में माना है। तो इसका बताइए कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 39 18, क्या हो जाएगा इसका 18, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर साइन चेंज करना है, इसमें बस करना क्या है, प्लस क्या बोल रहा है कि प्लस का अर्थ होता है भागा और भागा का अर्थ होता है जोड़, जोड़ का गुना का अर्थ होता है घटाव और भागा का अर्थ होता है गुना। तो इसमें से चिन्ह को साइन अदला बदली कर देंगे, अदला बदली करने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा, 57 का बी हो जाएगा, कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, ठीक है। और ये तो मिरर वाला क्वेश्चन है, मिरर वाला क्वेश्चन तो आप सब बना देते हैं, इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन बी होगा। और वहीं श्रृंखला का इसमें से कौन सा श्रृंखला गलत है, कौन सा ऐसा गलत है, तो गलत को कैसे पहचाना जाएगा, तो गलत को पहचानने के लिए इसमें डिफरेंस कहाँ जाएगा, इसका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालेंगे तो 45 और 32 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13, 13 होगा, 13 हो जाएगा। उसके बाद 72 332 और 6 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा
5 2 6, 6 दिन के 12 यानी कि 26 हो जाएगा। ठीक है, और यह 107 और 669 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। ये एक पैटर्न देख रहे हो, 13 3 24 3 40 आ रहा है ना, 13 के 52। ठीक, तो यहाँ से भी पैटर्न उठा के देखेंगे तो कितना आना चाहिए? तो एक 615 आना चाहिए, लेकिन 615 नहीं आ रहा है, कुछ ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर 667 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 60 सी, ये ऑप्शन सी, ये वाला पैटर्न गलत है। 669 नहीं होगा, 667 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि मैन को 1 लिखा है, कोडित किया है, वहीं पियर को PEARL को क्या लिखा है? 2 लिखा है, कोडित करता है, और टीचर को किस कोडित में किया जाएगा? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? टी, क्या हो जाएगा? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिस तरीके से MIGSTY को लिखा है NKJYST, उसी प्रकार कोडित करके लोबली को लिखा है MQYYLE, उसी प्रकार जर्मन को क्या लिखेंगे? जर्मन को क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए। कैसे लिखा है? देखो किया क्या है कि n को अगर +1 करेंगे तो n आ जाएगा। ठीक है, आएगा ना। उसी प्रकार अगर i में +2 करेंगे तो k आ जाएगा, आ जाएगा। अगर g में +3 करेंगे तो j आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी +1 2 3 कर देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हॉस्टल को सॉफ्ट SFHEOLT लिखा है, और उसको गाइड को IBL लिखा है। देखो किया क्या है कि इसको चेंजिंग किया है, तो शुरू से 3 लेटर को चेंज कर दिया गया है। H को तीसरे में S की जगह पर लिख दिया है यहाँ पर, और इस S को शुरू में कर दिया है। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, तो 62 में भी करेंगे, तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये ट्यून लिखा है तो एम को इधर शुरू में लिखेंगे, टी को बाद में लिख दिए। उसके बाद फिर अगला देखेंगे कि क्या किया है कि ई को चेंजिंग किया है। क्या किया है? चेंजिंग किया है, तो उसके चेंजिंग करके क्या लिखेंगे? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 62 का क्या है? डी। उसका बताता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन है? कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन है? तो गांगुली। गांगुली कौन है? तो कमली गांगुली है। ठीक है, अब बात करते हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वही है जो कांग्रेस की क्या की थी? अध्यक्षता की थी, कांग्रेस की अध्यक्षता की थी ना। अब कमेंट में करते हैं कि इसने कब किया था? 1900 में कब किया था? 1900 के किस वर्ष में किया था? कांग्रेस की अध्यक्षता की थी ये। ठीक है, उसके बाद अमृत कौर के बारे में जानते हैं कि अमृत कौर क्या है? विश्वविद्यालय की पहली राज्यपाल है, पहली महिला राज्यपाल है। कौन है? पहली महिला राज्यपाल है। ठीक है, उसका सरोजिनी नायडू। और इस सरोजिनी नायडू के बारे में बताइएगा कि सरोजिनी नायडू कब की कांग्रेस के अधिवेशन कब की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है कि किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा ना चलाया जाए, ना ही उसे दंड दिया जाए। तो अपराध वाला किसमें आता है? तो दोष से संरक्षण, यानी कि ऑप्शन डी, क्या बोलते हैं इसको? सी, 20 का दूसरा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। फिर दिख रहा है कि राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनेटिक्स मूल के रूप में किस भाषा में लिखी गई है? ये फारसी भाषा में लिखी गई है, ये तो रटने वाला चीज है। तो किस भाषा में लिखी है? फारसी भाषा में लिखी है। राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं। तो देखो राजा राम मोहन राय क्या थे कि उन्होंने 1820 में एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था प्रेजेंस ऑफ जीसस। क्या थी? प्रेजेंस ऑफ जीसस। ठीक है, 1820 में लिखा था। 1821 में भी एक और पुस्तक लिखा था, संवाद कौमुदी। क्या लिखा था? संवाद कौमुदी। 1822 में भी एक पुस्तक लिखा था जो कि फारसी भाषा में लिखा था, मीरात उल अकबर। ठीक है, 1815 में इन्हें आत्मीय सभा, एक सभा का गठन किया था, जिसको बोलते हैं आत्मीय सभा का गठन किया था। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। और एक चीज और देखना कि 1815 के बाद आता है 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, और एक चीज और देखना कि 1817 लिख देना। 1817 के बाद आता है 1825 में क्या किया था? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। एक कॉलेज और एक कॉलेज, कौन सा कॉलेज? वेदांत कॉलेज। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। और फिर आता है 1828 में इन कौन से समाज का स्थापना किया था? तो ब्रह्म समाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। अरे ये तो उस टाइम था ना कि 1942 वाला,
कहाँ लिख दिया यार, 1942, 8 अगस्त 1942 को, 7 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ था। 7 को कहाँ से हुआ था? बंबई से। कहाँ से? बंबई से। 66 का क्या होगा? बंबई। ठीक है। उसके बाद आते हैं कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1861। देखो 1856, सॉरी कहाँ गया, 1856 वाला नहीं पूछ रहा है, याद रखना 1856 वाला नहीं पूछ रहा है, 1861 पूछ रहा था। 1861 में कौन से थे? तो गोविंद राणा थे। कौन थे? और अगर 1856 वाला पूछेगा तब ईश्वर चंद्र विद्यासागर बताना। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ये 1856 वाला ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो था ना, इसको बोलते हैं हिंदू विवाह, हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह। क्या था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह। ठीक है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाला बताना। ठीक है। और विधवा पुनर्विवाह सन 1861 वाला किसके साथ था? तो महादेव नारायण। उसके बाद देखो क्या बताता है कि दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण कराया था? तो किस शहर का निर्माण कराया था? तो दीनपना। कौन सा? दीनपना, ए आंसर। नेक्स्ट जानते हैं 69 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि गौतम बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही है? पहला कथन बोल रहा है, पहला ऑप्शन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है, और उनका जन्म 2.5 वर्ष पहले हुआ था। और दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि गौतम बुद्ध एक छोटे गढ़ से संबंधित है, जिसे सातगढ़ से नाम से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा इसका डी, यानी कि दोनों सही है। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। देखो बौद्ध धर्म के संस्थापक तो थे ही, इनका नाम था गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 से लेकर 483 तक। ठीक है। पॉइंट ये बनता है कि गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म जब हुआ था तो इनका 63 में हुआ था। तो कहां पर हुआ था? तो कपिल वस्तु में हुआ था। कहां हुआ था? कपिल वस्तु में हुआ था। कपिल वस्तु में कहा? तो नेपाल के लुम्बिनी में। कहा? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। तो अब ये बात ये है कि जब उनका जन्म हुआ था तो प्रथम बार उपदेश कहां दिए थे? प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। कहां दिए थे? सारनाथ में उपदेश दिए। सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। कहां दिए थे? श्रावस्ती। ठीक है। और एक चीज और देखना कि जब इन्होंने अंतिम बार उपदेश कहां दिया? तो अंतिम बार उपदेश दिया था कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर में दिया था। ये यूपी में पड़ता है कुशीनगर। और ये जो उपदेश दिए हैं ये किस भाषा में दिए थे? तो दूसरा कलर लेते हैं। ये भाषा जो था वो पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, पाली भाषा में। एक पॉइंट और जानो कि जो बुद्ध थे इनके माता पिता का क्या नाम था? माता का नाम था माया। ठीक है, माया। और जिनको सॉरी एक सेकंड, माता का नाम था क्या था? माया। ओके। और इनका जो पालन पोषण किया, बुद्ध के जो पालन पोषण की, उनका क्या नाम था? उनका नाम था गौतमी। क्या नाम था? गौतमी। उसके बाद आता है पिता का नाम क्या था? सुशोधन। क्या नाम था? सुशोधन। ठीक है, सुशोधन। उसके बाद आता है इनके पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल नाम था। उसके बाद आता है इनके पत्नी का नाम था यशोधरा। और ये किस कुल से थे? ये शाक्य कुल से थे। वही थे ना, शाक्य कुल से थे। इनका घोड़ा का नाम था कंतक। घोड़ा जो था उसका नाम था कंतक। ठीक है, कंतक नाम था। और नेक्स्ट जानते हैं जब, और इनका सारथी एक था, सारथी का नाम था चना। क्या था? चना। ठीक है, सारथी का नाम था चना। इन्होंने क्या किया था? ये चना ने नहीं, बुद्ध ने 29 वर्ष के उम्र में इन्होंने गृह त्याग दिया। जब ये गृह त्याग मतलब घर से त्याग दिया तो इसको बोलता है महानिशीकरण। क्या बोलते हैं? महानिशीकरण बोलते हैं। ठीक है, महानिशीकरण बोलते हैं। ओके। और जब इनको क्या बोलते हैं, इसको प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई थी? तो 35 वर्ष के एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको क्या नाम था? वैशाख पूर्णिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैशाख पूर्णिमा। और इनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन। इनका जन्म भी हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन। एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो बुद्ध थे, जो अपना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो एक नदी और एक पेड़ था। नदी क्या था? तो नदी का नाम था निरंजना नदी, जिसको हम फल्गु नदी के नाम से जानते हैं। कैसी? फल्गु नदी। और वो पेड़ के नीचे बैठे थे। उस पेड़ कौन सा पेड़ था? वो था पीपल का पेड़। ठीक है, पीपल का पेड़ था। तो इतना आपके लिए ठीक है। और एक चीज और जान लो कि इनका एक चेला था। चेला का नाम था आनंद। ठीक है, आनंद। ओके, इतना बौद्ध के धर्म में। ठीक है। और आगे देखते हैं कि क्या है कि 70 नंबर, तो 69 का डी सही है। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गांधी हिंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो देखो गांधी हिंद समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कब? 5
मार्च 1931। ठीक है, तो ये क्यों हुआ था? जब इस वक्त क्या चल रहा था? तो गोलमेज सम्मेलन की तैयारी, तीनों गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें से गांधी जी नहीं गए थे। जब गांधी जी नहीं गए थे, क्यों? क्योंकि उनको जेल में बंद कर दिया गया था। जब जेल में वो बंद थे, जब जेल में बंद थे वो, तो उस समय क्या हुआ था कि पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक, पहला जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो गांधी जी को कहा गया कि तुम भेजा क्यों नहीं भाई? ये जो गवर्नर था तो कहा कि गांधी जी जेल में है। तो गांधी जी को 19 फरवरी को छोड़ाया गया, और 19 फरवरी को जब छोड़े ये, तो गांधी जी और इरविन के बीच में 15 दिन का बैठक हुआ। इसी बैठक को बोला जाता है गांधी इरविन समझौता। ठीक, गांधी इरविन समझौता बोला जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या होता है कि 71 नंबर, ये 70 का आपका डी होगा, और 71 नंबर पर होता है कि इजवा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु, जिन्हें जिन्हें जाति विरोध आंदोलन प्रचार प्रसार किया, का जन्म भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य? ये कहाँ पर जन्मे हुए थे? नारायण गुरु कहाँ के जन्मे थे? ये केरल से जन्मे थे। कहाँ थे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि उच्च शिक्षा के लिए भारत में आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को अंग्रेजी को किसके द्वारा संकल्प निर्माण के शामिल किया गया था? मतलब इसका कहने का अर्थ है कि अंग्रेजी को किसने प्राथमिकता दी कि अंग्रेजी अनिवार्य है शिक्षा में? तो किसने बताया था? मैकाले, यही दोस्त मैकाले था, इसने कहा था कि अंग्रेजी अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद आता है 73 बोलता है कि कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में, और अनीता 8 घंटे में, और मंजू 5 घंटे में पूरा कर सकती है। जी, यदि वे अकेले काम करते तो ये कितने एक साथ काम कर सकते हैं? तो एक साथ काम करते हैं तो कितने समय में पूरा कर देंगे? मतलब देखो, एक बोल रहा है कि एक 6 घंटे, एक 8 घंटे, एक 5 घंटे। दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, और इतने घंटे में वो काम करते हैं और कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इसका क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम ले लो। सबसे पहले इसका क्या होगा? एलसीएम ले लो। इसका जब एलसीएम लोगे तो इसके बाद डिवाइड करो कि जो यहाँ पर जो अमाउंट, यहाँ पर जो नंबर आएगा इसका लिखेंगे तो इसका क्या आएगा? क्षमता आएगा। ठीक है, तो ये 6 का 120 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 20 आ जाएगा। 6 से 120 में भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। उसके बाद 18 और 15 8 120 होता है। यहाँ पर 15 लिखेंगे, और यहाँ पर 120 15, और यहाँ पर 5 ले भाग देते हैं 120 में तो कितना मार्क्स में कटेगा? 24 मार्क्स में। ठीक है, तो इसको अब जोड़ेंगे। ये जो बीच वाला लिखे है ना, ये जो बीच वाला है ये क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, ये क्षमता, टोटल क्षमता कितना हो जाएगा? 59। ठीक है, 59, ये 59 को 120 में से भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो आ जाएगा 2.2/59 आ जाएगा। ऐसा कोई है नंबर कहाँ पर था? ऑप्शन बी सही है। कौन सा है? तो ऑप्शन बी। ओके, 74 नंबर बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो ऑप्शन बी सही है। उसके बाद क्या है कि यदि चीनी के मूल्य में 12% की कमी होने के कारण अक्षत 1200 रुपए में 7 केजी चीनी यदि खरीदता है तो चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है? चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। तो मान देखो, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर आपको कौन सा है? 75 का आंसर हो जाए आपका डी, 23.5, मतलब कि 23.38। अब देखो इसको बनेगा कैसे? देखो होता क्या है कि मतलब x है, ठीक है, उसका 88 कितना प्रतिशत? 12% कम है ना, तो 88% आएगा। ठीक है, तो क्या करना, ये जो 1200 है ना, तो इस 1200 को यहाँ पर लिखना, उसमें 88 है ना, ये प्रतिशत x माइनस, और 1200 को इसमें से घटा देना। कितना था टोटल अमाउंट, और कितना अमाउंट का खरीदा होगा तो इसमें से, और 7 क्या लिखना, इसमें बराबर 7 लिख देना। जब इसको सोल्व करोगे तो x के लमसम में क्या आएगा? x के लमसम में आएगा 23.38, इतना आ जाएगा। ठीक है, इस पैटर्न पर सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट आपका है इक्वेशन। क्या है? इक्वेशन। ये इक्वेशन है, ठीक है ना, इसको इक्वेशन सोल्व करना। इसका आंसर बता देते हैं आपको कि 76 का आंसर आपका 4 आएगा, और इक्वेशन है, सिंपल से इक्वेशन आपको सोल्व कर लेना। और उसके बाद होता है 77, यदि आयत की लंबाई 15 बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 12 बढ़ जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? देखो a प्लस बी का फॉर्मूला इसको लागू करना, प्लस a प्लस बी और प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, ए बी अपॉन 100, इसको इस पे सोल्व करना। इसको जो सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका ए 28.8। ठीक है, 28.8 इसका आंसर आ जाएगा। तो 28 काट देते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, ए आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर बोल रहा है कि सेवों को समानांतर मोम लगी कागज में लपेट कर रखा जाता है तो क्या होगा?
तो मोम लगे कागज में अगर लपेट कर रखते हैं तो क्या होता है, तो क्यों रखेंगे, सुरक्षित रखने के लिए, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, इसको ऑक्सीजन उसमें नहीं जाता है। तो ऑप्शन बी 78 का क्या होगा, बी। उसके बाद आता है 79, ठीक है, 79 देखते हैं। तो 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है कि आंत्र अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो आंत्र अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, तो ऑप्शन डी। ऑप्शन ए केवल वसा के पाचन में भाग लेता है, यानी फैक्ट, फैक्ट को पचाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। उसके नंबर 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सॉरी वस्तु के प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन सा बनाएगा, उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण के साथ ऊपर उठा हुआ होता है, नीचे धंसा हुआ होता है, ये ठीक है, आप लोग ये जानते होंगे। एक चीज और देखिए कि उत्तल दर्पण में यहाँ पर होता है पी, दूसरा कलर लेते हैं, यहाँ पर होता है पी, यहाँ पर होता है ए और यहाँ पर होता है सी। तो जानते हैं कि फोकस वो कहता है कि अंदर ध्रुव है, ओके। इसमें बोल रहा है कि अगर यहाँ से एक प्रकाश आता है तो इधर रिटर्न हो जाता है, और यहाँ से एक प्रकाश आएगा तो यहाँ रिटर्न हो जाएगा। जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ बनेगा छोटा, छोटा बनेगा, और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। एक चीज और ध्यान दीजिए कि जब वस्तु जो होती है, तो वस्तु यहाँ पर यू से डिनोट करते हैं वस्तु को, तो ये निगेटिव होती है। कैसी होती है, निगेटिव। और वहीं पर भी प्रतिबिंब जो होगी वो पॉजिटिव में होगी, और फोकस भी जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव में होगा। और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की बात करते हैं, उत्तल दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है। देखो इसको किसके द्वारा किया जाएगा, तो लेंस। 81 का क्या हो जाएगा, 81 का हो जाएगा लेंस, सॉरी कहां पर क्वेश्चन लगे, पत्रिका द्वारा। कौन सा जगह, पत्रिका द्वारा, पत्रिका द्वारा, ठीक है। पत्रिका क्या होता है, पत्रिका को आइरिस बोलते हैं, ठीक है। पत्रिका को क्या बोलते हैं, आइरिस। अब देखिए ध्यान देने की बात यह है कि जो हमारा आंख है, देखिए ये देखो, जैसे कि ये हमारा आंख हो गया, ठीक, आंख ही है, ये आंख है, तो ये आंख और ये छोटा सा देखो, ये जो व्हाइट पार्ट होता है हम लोग का, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्केरला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्केरला बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना। वही बात, वही बीच वाला जो भाग होता है उसको 3 कलर होता है, इसमें काला होता है, भूरा होता है, नीला होता है। आइरिस जिसको बोलते हैं, ये 3 भाग होते हैं, इसको B3 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, B3 भी बोलते हैं। और ये जो बीच वाला जो पार्ट होता है एकदम पूरा ब्लैक होता है, इसको क्या बोलते हैं, पिपल्स बोलते हैं, ठीक। एक चीज अब यहाँ देखो, ध्यान दो, एक चीज और ध्यान दो कि जो जैसे हमने यहाँ पर आंख बना रही है, ठीक है, ये वाला ऐसे जो पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं, और यहाँ पर मांसपेशियां होती हैं। तो आंख में कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो 6 मांसपेशियां होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका पिपल्स और आइरिस है। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आपको लेंस होता है, ठीक, और इसके पीछे में क्या होता है, रेटिना होता है। यहाँ पर बना देते हैं थोड़ा सा, देखो ये रेटिना है ना, ये रेटिना, और ये है लेंस, ठीक है। तो रेटिना और ये है आइरिस। तो एक ह्यूमरस होता है, क्या बोलते हैं इसका, लिक्विड होता है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। लेंस, क्या बोल रहे हैं, लेंस, लेंस और रेटिना, ठीक है। लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, वेक्टर ह्यूमरस। और आइरिस और लेंस के बीच में जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं एक्वा ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, एक्वा ह्यूमरस, ठीक है। मांसपेशियां 6 होती है, ये उत्तल लेंस होता है। आंख के बारे में इतना समझें। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि पोलियेनोनाइट्रल का औद्योगिक नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एक्रिलन। क्या होता है, एक्रिलन। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर उसके बाद यह है कि उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे शब्द से उस प्रतिबिंब प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखो इसमें बोल रहा है कि वेल जो है स्तनपायी होता है, तो मगरमच्छ क्या होता है, सरीसृप होता है। ऑप्शन सी, 83 का क्या होगा, सी। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि 84, देखो पीछे हम बताया था ना कैसे करना है, जो सिंबल दिया है सिंबल को क्या करना है, उसकी जगह पर नाम वर्ड लिख देना है, पिता होगा, ठीक है, वहां पर पिता लिख देना। फिर यहाँ पर एंड लिखा है, एंड की जगह पर माता लिख देना। और यहाँ पर क्या लिखा है, जे लिखा है। क्या लिखा है, जे। तो जे नहीं, जे के बाजू में क्या लिखा है, एट दी रेट कुछ क्या लिखा है, कि पति, सॉरी पति लिखा है, पिता नहीं, पति लिखा है। और हैशटैग, हैशटैग में क्या लिखना है, पुत्री। अब पूछ रहा है कि जे और एल के बीच में संबंध किस चीज का है, संबंध क्या है, पुत्र वधु का संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 85 नंबर क्या बोल रहा है, 85 बोल रहा है कि 2 से 26 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखें कि 152 हो जाएगा, और उसी प्रकार 27 के कैसे ये 126 हो गया। तो करना क्या है कि 2 गुणे 2 करो, और 2 गुणे 2 करके 2 गुणे 11 कर दो, और जितना आएगा उनके अमाउंट को जोड़ दो, ठीक है, तो 26 आ जाएगा, ठीक। उसके उसी प्रकार क्या कहेगा, 27 को 27 से गुणा करो, ठीक। उसी 27 को 11 से गुणा कर दो, और जितना अमाउंट आएगा उस दोनों अमाउंट को जोड़ दो,
उसका वैल्यू आ जाएगा। उसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को, इसका 85 का क्या होगा, 8 होगा, 8 को 8 ले गुणा करो, 8 को 11 से गुणा करो, ठीक है, और उसको दोनों को जोड़ देगा तो 152 आ जाएगा, ठीक है, 152 आ जाता है। 85 का आंसर क्या होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। दिखा देगा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द के समान है। देखो वो पिछले वाला है कि आह को शोक लिख सकते हैं, आह को क्या शोक लिखा है, सुंदरता को क्या लिखेंगे, आकर्षण, सुंदरता का क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। उसी प्रकार देखा है कि 87 दिया है कि नीचे दिए गए चार अक्षर समूहों में से 3 किसी प्रकार आपस में संबंधित है और एक असंगत है, तो उसको कौन सा संबंधित है, कौन असंगत है। देखो ऑप्शन ए 87 का ए होगा। एक चीज ध्यान दो कि जो ये लिखा है ना, भी लिखा है, आर लिखा है, डब्ल्यू लिखा है और यू लिखा है, तो भी का होता है 22, आर का होता है 18 और डब्ल्यू का होता है 23 और यू का होता है 21। इसके बीच में संबंध है -4 का, इसके बीच में संबंध है +5 का और इसके बीच का संबंध कितना है, -2 का, ठीक है। तो ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा है -4 +5 और -2, ये आपको तीनों में करेगा, तो बी सी और डी तीनों फॉलो करेगा, लेकिन इसमें क्या करेगा, नहीं करेगा। जैसे देखो कि पी जो है ना, पी का कितना होता है, पी का होता है 16 और एम का कितना होता है, एम का होता है 13, तो दोनों के बीच में कितने अंतर रहते हैं, -3 का रहता है। -3 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ऑप्शन ए 87 का क्या होगा, 87 का हो जाएगा ए, ठीक है। और 88 बोल रहा है कि 12 जनवरी 2004 को सोमवार है, तो 26 फरवरी 2011 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा। इसका आंसर सबसे आसान हो जाएगा, शनिवार होगा। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसको बना कर दीजिएगा। और फिर उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द के युग्म में व्यक्त किए गए संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। देखो दूध इज टू पनीर दिया है, मतलब कि जो पनीर बना है किससे बना है, दूध से बना है, तो वाइन किससे बना होगा, तो अंगूर से बना होगा, तो ऑप्शन ए 89 का ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 15, देखो नीचे दिए गए तर्क के अनुसार 15 को 29 कर दिया है, ठीक है। उसी अनुसार 22 को 43 कर दिया है, तो 35 को क्या लिखेंगे, तो 35 को 69 लिखेंगे। कैसे कि शुरुआत देखो 15 को 29 कैसे किया था, 15 गुणे 2 किया है, -1 किया होगा, ठीक है। और 42 सॉरी यहाँ पर लिखा है 22 को 43 किया था, 22 गुणे 2 किया होगा, गुणे 2 और -1 किया होगा, तो क्या होगा 43 और 22 गुणे 44, 44 में से 43। उसी प्रकार 35 गुणे 70, 70 -1, 35 गुणे 70 और 70 - 1 69 हो गया, ठीक है। ऑप्शन आप देखते हैं 90 का ये हो जाएगा। और 91 क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सही है, तो नीचे में देखो एन जो लिखा है ना, नीचे में 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ 6 होगा, तो 6 कौन सा यहाँ पर, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर नेक्स्ट होता है 92 में, सॉरी एक सेकंड, 92 क्या बोल रहा है, 92 बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं जिसको गोल मेज पर पारित से केंद्र के मुंह करके बैठे हैं, ये गोल है, इसमें ऐसे ऐसे करके बैठा है सब आदमी, ठीक है। तो इसमें बताने कि क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में और ओ के ठीक बाएं पड़ोस में एम बैठा है, और एम ओ के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो पी एल के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, एल के ठीक बाएं पड़ोस में क्यू और ठीक बाएं पड़ोस में आर बैठा है। यदि सभी व्यक्तियों को एल से शुरू करते हुए घड़ी की सुई की दिशा में वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाए तो कितने व्यक्तियों को स्थानांतरित किया जाएगा, 5 व्यक्तियों को स्थानांतरित किया जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन होता है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, ठीक है। जितना भी हल्का क्वेश्चन आता है सबसे पहले बनाया जाता है। उसके बाद होता है मीर कासिम। मीर कासिम की बात करते हैं, मीर कासिम के नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है, कौन से युद्ध से संबंधित है, बक्सर के। बक्सर के 22 अक्टूबर 1919 बोल रहे हैं 1764। तो मीर कासिम क्या था, तो बंगाल का जो था ना, बंगाल के बाद बंगाल के सिराजुद्दौला था, सॉरी मुर्शिद कुली खान ने जो स्थापना किया था बंगाल का, उसका राजा जो बनाया था सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, मीर जाफर था। कौन था, मीर जाफर अंग्रेजों ने इसको राजा बना दिया। और राजा कैसे बना था, प्लासी के युद्ध के बाद बनाया था। प्लासी के युद्ध क्यों कराया गया था, तो मीर जाफर जो था वो अंग्रेज के साथ मिलकर कहते कि हमको राजा बना दो, नवाब बना दो, और हम आपको आपके तलवे चाटेंगे। तो तलवे चाटने के लिए क्या किया कि ये राजा बना दिया। और प्लासी के युद्ध को तो बंगाल के एक नदी थी, भागीरथी नदी के किनारे की जगह था जिसका नाम था प्लासी। उसी प्लासी नामक जगह पर प्लासी का युद्ध हुआ, तो उसी का नाम रख दिया प्लासी हुए। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1900 नहीं यार 1757 को हुआ था, ठीक है, 1757 को। और जब बना दिया गया तो मीर जाफर को राजा बनाया। जब मीर जाफर राजा बन गया, तो राजा बनने के बाद अंग्रेजों को तलवार चाटने में कुछ प्रॉब्लम होने लगा, तो इसको हटाकर मीर जाफर ने इसके दामाद मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम क्या किया कि मीर कासिम ने पूरा अंग्रेजों से विरोध करता था। इस बंगाल की जो बंगाल था, और ये बंगाल की जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया था, मुंगेर ले गया। और मुंगेर ले गया तो अंग्रेजों को बहुत आघात हुआ, तो अंग्रेज ने इसको हटाकर फिर से मीर जाफर को बैठा दिया। जब मीर जाफर को दोबारा बैठाया तो मीर जाफर 3 लोगों को शामिल किया,
दो लोग को समझ लिया, टोटल 3 लोग हो गए। तो दिल्ली से आया था शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला अवध से था, ठीक है, और एक हुसैन था। तीनों मिलकर 22 अक्टूबर, यहाँ पर 22 अक्टूबर 1900, अरे यार 1900 नहीं यार, 1764, एक सेकंड, 1764 को 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। फिर अंग्रेजों ने तीनों को हरा दिया। जब तीनों को हरा दिया तो उसके बाद अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित लागू होने लगा। फिर 1765 को इलाहाबाद की संधि हो गई। उसके बाद 3 क्षेत्रों को अंग्रेजों ने आपस में मिला लिया। तो बात की बात है, अंग्रेज सेठ देते हैं, सेठ में काम ध्यान देते हैं। और राजनीति कभी भी धर्म से अलग नहीं हो सकती। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम नाम क्या है? इंद्रजाल है। देखो, एआई संचालित एंटी ड्रोन का नंबर बताओ। एआई संचालित, एआई अगर पूछेगा कि एआई से और कुछ क्वेश्चन बन सकता है, हाँ बन सकता है, एआई से बन सकता है, ठीक है। अगर एआई स्कूल पूछेगा, एआई यूनिवर्सिटी पूछेगा तो महाराष्ट्र में लिखना। कहाँ लिखना? महाराष्ट्र में लिखना, ठीक है। अगर आंगनबाड़ी पूछेगा तो कहाँ लिखना? ठीक है। अगर आंगनबाड़ी पूछेगा तो भी महाराष्ट्र में होगा। अगर जनक पूछेगा तो एआई का जनक कौन होगा? तो जॉन मैककार्थी। कौन सा? जॉन मैककार्थी होगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी पूछा तो महाराष्ट्र लिखना। और एआई यूनिवर्सिटी, एआई सम्मेलन पूछेगा तो पेरिस बोलना। और एआई पार्क पूछेगा, पार्क कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में लिखना। अगर एआई एंकर पूछेगा तो असम करना कि एआई एंकर कहाँ है? तो असम का है, ठीक है। एंकर कहाँ है? तो असम का है। वहीं पूछेगा अगर एआई स्कूल कहाँ है? तो केरल में। कहाँ है? केरल में। अगर यूनिवर्सिटी पूछेगा तो कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। बहुत सारा एआई का क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे बताते रहेंगे आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा। यहाँ पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में भाजपा का पहला मुख्यमंत्री बना था? ये राजस्थान में बना था, ठीक है। आठवें संयुक्त राष्ट्र महासभा के सचिव बोल रहे हैं। महासत्र के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया था? ये बोरेलॉग को नामित किया गया था, ठीक है। बोरेलॉग को नामित किया गया था। एक चीज हमें बताओ कि यूएनओ का पहला जो महासचिव था, अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, महासचिव कौन था? ठीक है, यूएनओ का महासचिव कौन था? पहला वाला, फर्स्ट वाला महासचिव, ठीक है। एक चीज हमें बताना कि अभी वर्तमान में यूएनए का जो महासचिव होता है ना, महासचिव होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है? महासचिव होता है। महासचिव का नाम क्या है? तो महासचिव का नाम था गुटेरस। कौन है? गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 अगस्त 2025 को अमित शाह, गृह मंत्री जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी के किस स्थान पर जानकी माता का मंदिर बना? तो पनौरा धाम में बनाएगा। कहाँ पर? पनौरा, ठीक है। और वुमेन लीग प्रीमियर लीग 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसको हरा के जीता था? दिल्ली को हरा के जीता था। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम या हाल ही में यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में ट्रेवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 29वां रैंक है, ठीक है। कितना है? 39। लिखा है कि किस एशियाई चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर कहाँ की था? दीपा कर्माकर ये त्रिपुरा की है, ठीक है। याद रखना कि दीपा कर्माकर त्रिपुरा का इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और 102 नंबर क्वेश्चन है कि 2025 में FIH हॉकी पुरुष लीग 2025 का कहाँ होगा? तो ये भारत में होने वाला है, ठीक है। याद रखना कहाँ पर होने वाला है था? भारत में किया गया था। और यहाँ पर लिखा है कि कुछ अमाउंट दिया है, इसको 11 से भाग दिया जाता है तो XY का वैल्यू कितना आएगा? तो देखो 11 से अगर कोई भी संख्या को भाग देते हैं तो उसको 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका XY का वैल्यू कितना है? X और Y का जो मान आएगा वो आएगा 4, ठीक है। आएगा कितना? 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें दिया है कि 12 मिनट में भर सकता है, मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर ये है कि 104 है कि एक पाइप जलाशय को 12 मिनट में भर सकता है और पाइप एम को 15 मिनट में भर सकता है। पाइप को 6 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप एम और 6 मिनट में खोल दिया जाता है तो पाइप ओ को भी 6 मिनट के अंत में खोल दिया जाता है। जलाशय भी कितने समय में भर सकता है? तो देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। करना क्या है, ये इस टाइप का क्वेश्चन को क्या किया जाता है कि पहले एलसीएम दिया जाता है, एलसीएम से उसको क्षमता निकाला जाता है। क्षमता निकालेंगे, देखो कैसे, 12, 15 और 100 है ना, 12 है, 15 है और 6 है, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लगेगा तो 60 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम जब 60 आएगा इसको भाग दे दो, ये देखो 5 हो जाएगा, 15 चौके 12 5 60 और 15 चौके 60 और ये 10। तो देखो ये माइनस में होगा, क्यों होगा? 10 जो है माइनस कर देंगे और ये दोनों प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये भर रहा है, तो जोड़ेंगे, इसको घटा देंगे और ये दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने में आएगा 9 आ जाएगा। और बोल रहा है कि 6 मिनट बोल रहा है ना, 6 मिनट, तो 6 मिनट इसको गुना कर देंगे, 6 मिनट से गुना कर देंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 9 6 15, तो 9 6 15 बोल रहा है। 9 गुणे 6 होता है 54 होता है, कितना होता है? 54, 9 6 54, ठीक है।
ऑप्शन सी सही है। उसके बाद क्वेश्चन ये होता है कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर ध्यान दो कि 4/5 दिया है और 7/10 दिया है, 3/5 दिया है, तो सबसे बड़ा क्या होगा 1/2 होगा, यानी कि 6/5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि शिव और दिलीप का वर्तमान आयु इतना है, तो 11 वर्ष बाद अनुपात 10 अनुपात 11 हो जाता है, तो शिव और कुमार की वर्तमान आयु। देखो इसका क्या करना है, तो 9:11 है ना, ठीक है, 9:11 है इसको, तो क्या करना है कि इसको 11 वर्ष बाद बोल रहे हैं, तो 11 वर्ष बाद मतलब 11 प्लस में, तो क्या करना है कि 10:11 में हो जा रहा है ना, इसको दोनों के बीच का डिफरेंस देखना कितना होगा, ये दोनों बीच का डिफरेंस कितना होगा, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, देखो 9 है और 11 है, वहीं पर 11 वर्ष बाद बोल रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा 10 में और ये 11 था, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 होगा, इसके बीच का डिफरेंस 1 होगा, डिफरेंस 1 नहीं होता तो अलग प्रोसेस होता है, और यहाँ पर 10 होगा, और ये दोनों के बीच का अंतर कितना है 1, इसको यूनिट बोलेंगे, तो 1 यूनिट बराबर ये वाला जो 11 है यहाँ लिख देंगे, तो 1 यूनिट बराबर 11 होगा, तो 11 को इसमें गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 99 आएगा, इसको 11 से गुणा करेंगे तो इसका करेंगे तो 110 आ जाएगा। ऐसा कोई है, ऐसा डी नंबर क्वेश्चन 106 का हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि शरबत के दो मिश्रण है, पहले मिश्रण में पानी और शरबत है का अनुपात 4:3 है, और मिश्रण दूसरे मिश्रण में अनुपात में 3:2 है, तो दोनों क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, तो तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात कितना होगा। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि घड़ा है, इस घड़ा में 2 अनुपात में रखे गए हैं, तो एक 4:3 में है, और दूसरा आता है कि 3:2 में है। करना क्या कि इस दोनों को जोड़ो, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 7 आएगा, इस दोनों जोड़ेंगे तो 5 आएगा, दोनों को गुणा करते तो इतना हो जाएगा 35। ठीक है, यानी कि 35 करेंगे क्या 4:3 कर देंगे, और इसी 35 को कितना लिखेंगे 3:2 में लिखेंगे। ठीक है, 3:2 में, अब इसको अमाउंट का लिखेंगे तो कितना होगा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद इसको भाग देंगे, अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 4 3 7 7 5 5 को 20, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 और 15 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 5 और 7 17 21, और ये आ जाएगा आपका 14। ठीक है, और 21 से 14 रेशियो आया ना, इस 21 14 को क्या बोल रहा है कि अब 21 14 जो है 1:2 में है, तो इसको 1 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, 1:2 करके और इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 62, कितना 62 43 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 62 और 43, ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है कि सांस लेने की समस्या प्रक्रिया के संदर्भ में कथन सही कथन क्या है। तो सांस लेने की प्रक्रिया जो होता है ना कि निष्क्रिय सक्रिय होती है, क्या होती है 108 का बी होगा, सक्रिय होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कि पक्षी और स्थलीय घेघे यूरिक अम्ल उत्सर्जित प्रणाली है, तो कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, ऑप्शन 9 का डी गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 9 का डी। उसके बाद होता है 101 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर संभावित सतह पर विस्थापित करने हेतु बिंदु आवेश का कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, आवेश का कोई कारण, 110 का क्या हो जाएगा 110 का सी हो जाएगा। ठीक है, 110 का सी, आवेश का कोई कार्य नहीं होता है। निम्नलिखित गोलक में से कौन सा रेसे के समान परित होता है। रेसे जो होता है नाइलॉन से बनता है, नाइलॉन कहाँ सी, यानी कि बी, टाइलिन भी होगा नाइलॉन भी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। इसमें बोल रहा है कि निश्चित तर्क के अनुसार 17 को 52 बनाया है, और संबंधित तर्क के अनुसार 42 को 127 बनाया है, उसी प्रकार 29 को क्या लिखे, क्या बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे 17 में 3 से गुणा कर दिया है, तो 17 से 39 17 51 है, 17 या 51 में +1 कर दिया है तो 52 हो गया। उसी प्रकार 42 गुणे 3 करेंगे तो 42 3 146 126 होता है, और 26 में +1 करेंगे तो 127 हो गया। उसी प्रकार 29 को करेंगे तो 29 तिया तो 29 तिया तो 9 तिया 27, यानी कि 87 होगा। 87 + 1 कितना हो जाएगा 88, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 बोल रहा है कि उस युग्म का चयनित कीजिए जो नीचे दिए गए सभी के युग्म के समान है। तो कैंची को कपड़ा बनाया है तो उस तरीके को डाली बनाएगा, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन है, 114 नंबर का ये तो रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, आप देख कर बना सकते हैं, इसका ऑप्शन ए होगा। 114 का क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 115 नंबर। 115 नंबर क्या बोल रहा है कि अगर टेबल लिखा है तो टेबल को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, और वहीं पर स्विंग लिखा है तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो बताना है कि FRAM फ्रेम को किस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो हाँ, इसका किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, तो इसको फॉर्मेट में लिखा जाएगा। हाँ ठीक है, देखो इसका ए में किया क्या है, ये जो टेबल का जो फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट लेटर डॉट हो जो है टेबल में जो शुरुआत का 2 लेटर है,
और लास्ट का 2 लेटर है उसको पलट दिया है, दिख रहा है ना, और लेकिन जो बीच वाला लेटर है उसको पलटा नहीं है, उसमें 3 जोड़ दिया है, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट में भी 3 जोड़ दिया है। तो हम भी क्या करेंगे कि ए जो लिखा है ना इसमें भी हम 3 जोड़ के लिखेंगे, तो यानी कि डी होगा। तो डी वाला कहाँ है, तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक। इन दोनों में से सिर्फ शुरुआत के 2 अक्षर को चेंजिंग करना है, तो शुरुआत का 2 अक्षर इसमें चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन 15 का ए होगा। उसके बाद 16 नंबर देखते हैं, तो 16 नंबर क्या बोल रहा है कि उसमें चयन कीजिए कि जो संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार, हाँ देखो बोल रहा है कि 55, 11 और 25 जिस पैटर्न पे है उसी पैटर्न पर 64, 16 और 16 को बनाया गया है। तो हमने खोजना है कि वही पैटर्न इस चारों में कौन सा फॉलो कर रहा है। तो देखो 55 को 11 से भाग दे दो तो आएगा 5, और ये 5 का स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 25, ओके। उसी प्रकार 64 को 64 लिखते हैं, 64 को 16 से भाग दे दो आएगा 4, और इस 4 को स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 16। उसी प्रकार इसका आंसर डी होगा। 33 को 11 से भाग दे दो आ जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 9। तो इसका 116 का क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 117 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों से 4 निष्कर्ष, तो एक सही चुनना है, ठीक है। ये कथन निष्कर्ष वाला बोल रहा है कि कुछ कूलर मिक्सर है, तो कुछ कूलर जो है मिक्सर है, और कुछ मिक्सर कैंची है, कुछ मिक्सर कैंची है, और कैंची कुछ कैंची चाकू है, तो कुछ कैंची चाकू है। निष्कर्ष में बताना है कि कुछ से चाकू मिक्सर है, तो गलत है। और कुछ कैंची कूलर है और कुछ चाकू कूलर है, और कोई भी चाकू मिक्सर नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 117 का बी। ये फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है, पेपर कटिंग, पेपर कटिंग, पेपर कटिंग का आंसर कौन सा है, पेपर कटिंग का सी होगा। ये 3 को देखो ना, यहाँ पर 3 ठो दिया है, तो यहाँ पर कॉर्नर में 3 ठो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें बोला है 119 नंबर, 119 नंबर क्या बोल रहा है कि विकल्प चयन करना है जिस तरह का तीसरा शब्द बन जाए। देखो ऑर्थोपोडी, ऑर्थोपोडिक हड्डी के काम देता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट किस में काम होता है, हृदय में काम देता है, ठीक है। यहाँ पर 5 अध्यापक है, 120 नंबर ये डी होगा, 119 का डी होगा। 5वां नंबर ये बोल रहा है कि 5 अध्यापक है, 5 अध्यापक है, जैसे यू बी डब्ल्यू एक्स है, और उत्तर की उम्र करके बैठे हैं, तो यू भी के बाएं में और डब्ल्यू के दाएं में है, तो वाई बाएं के छोर पर है, तो भी और एक्स बाएं है, तो पंक्ति के माध्यम में कौन सा बैठा है, तो कौन सा होगा, तो यू। पंक्ति के मध्य में कौन सा बैठा होगा, तो मध्य में यू बैठा है, 120 का बी। अब होते हैं आते हैं 121, 121 का क्या कहते हैं कि खाली जगह पर क्या होगा, तो खाली जगह पर क्या होगा, तो क्या किया इसमें, तो 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, हाँ देखो इसमें 2 से गुणा किया है, ठीक है, और 2 से गुणा किया है, 21 दूनी 42 से 42 दूनी 84 किया, तो इसी करेंगे 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ठीक है। तो इसका समझ में आंसर कौन सा होगा इसका, तो 36 होगा, सी होगा, ठीक है, सी। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट फ्लैग अभ्यास 10वां संस्करण शामिल किया, अभ्यास कहाँ आयोजित होगा, तो यूएई में, कहाँ आयोजित होगा, यूएई में होगा, संयुक्त अरब अमीरात में। दिल्ली का 123 नंबर क्वेश्चन है, दिव्य दृष्टि नामक अत्याधुनिक एआई टूल का किस कार्य हेतु विकसित किया था, व्यक्तिगत पहचान के लिए, किसके लिए, व्यक्तिगत पहचान के लिए। प्राचीन भारतीय भाषा में कौन सी भाषा है, प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है, तो ये संस्कृत भाषा है, कौन सी है, संस्कृत भाषा। निम्नलिखित में से सती पंचवर्षीय योजना के संदर्भ मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। देखो सती पंचवर्षीय योजना की बात बताते हैं, सती पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 1985 से लेकर 90 तक चला, ठीक है, 85 से लेकर 90 तक चला। इस 85 से 90 में क्या क्या किया गया, तो सती पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें कहा गया कि रोजगार को वृद्धि करना है, भाई रोजगार भी बढ़ाओ। उसके बाद बोला कि जनसंख्या जो वृद्धि हो रहा है उसको नियंत्रित करना है, मतलब थोड़ा सा कंट्रोल करना है उस पर, ठीक है। ऊर्जा प्रबंधन पर ध्यान देना है, आधुनिकीकरण करना है, आधुनिकीकरण करना है, ठीक है, और सामाजिक न्याय पर बल देना है। ये सती पंचवर्षीय योजना है। टोटल 12 परियोजना चलाई गई थी। 12 परियोजना, पहला परियोजना 1951 से स्टार्ट होती है और लास्ट में 2017 तक समाप्त होती है, जो कि 2017 तक समाप्त होती है। जो 12वां नंबर का जो परियोजना था वो 2012 से स्टार्ट होती है, 2017 तक चलती है, जो कि 2017 में चलती है, 2017 में चलती है, दूसरा पेन ले लेते हैं, 2017 तक चलती है। लेकिन 2017 में 14 में ही मोदी जी का आगमन हो जाता है, 2014 में ही मोदी जी का आगमन हो जाता है। मोदी जी ने कहा कि ये योजना 5 साल तक चल रहा है, अब 5 साल तक नहीं चलेगा, अब 15 साल का योजना तैयार किया जाएगा। 15 साल का योजना तैयार करने के लिए हम लोग नीति आयोग का गठन करेंगे। नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2014 को नीति आयोग का गठन किया गया और नीति आयोग कहा गया कि तुम 5-5 साल का रिकॉर्ड नहीं रखोगे, 15 साल का एक बार में रिकॉर्ड रखोगे, ठीक है। ये नीति आयोग का गठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, पंचवर्षीय योजना हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी।
समझ में आया होगा। उसको कहते हैं कि ऐसी राजस्व प्राप्ति जिसका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती है? ये गैर प्राधिप कहलाती है। क्या कहलाती है? गैर प्राधिप कहलाती है। बोल रहे हैं कि 1958 में ग्रोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारतीय थे ये मिहिर सेन थे। कौन थे? मिहिर सेन। मिहिर सेन थे तो सेन, इसको मिहिर सेन तो जो इसने पार किया था इंग्लिश चैनल को, ठीक है। उसका बोल रहा है कि साइप्रस किस देश की मुद्रा है? बोला कि साइप्रस किस देश की मुद्रा? साइप्रस की मुद्रा क्या है? इसका यूरो है। एक चीज और ध्यान रख लो कि जो रुपया होता है, रुपया वही भारत का रुपया किस देश में चलता है? नेपाल में चलता है, पाकिस्तान में चलता है, इंडोनेशिया में चलता है, पाकिस्तान में चलता है, इंडोनेशिया में चलता है, श्रीलंका में चलता है, और कहाँ चलता है? तो मालदीव में चलता है। कहाँ चलता है? मालदीव में चलता है। वही ध्यान देने की बात होता है कि अगर ये जहाँ पर युद्ध हो रहा है तुर्क कजाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, तो इसको बोलते हैं तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान में मन्नात चलता है, और कजाकिस्तान में क्या चलता है? टेंगे। वही टेंगे टेंगे वाला गाना जो फेमस हुआ था ना, तो वही टेंगे चलता है। वही अगर बात करते हैं किर्गिस्तान, यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा कलर चेंज करके, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इसमें क्या चलता है? सोम चलता है। क्या चलता है? सोम। सोम नामक सिक्का चलता है, मुद्रा होता है, उसको बोलते हैं सोम। जो पैसा चलता है उसको सोम बोलते हैं। वहीं अगर बात करते हैं ईरान के रुपया, तो तोमान चलता है। ईरान में क्या चलता है? तोमान नामक सिक्का चलता है। और बात करते हैं इराक में, जब ये हो रहा है तो इराक की बात करते हैं, तो ईरान में क्या चलता है? इराक को बोलते हैं लीरा। क्या बोलते हैं? इसमें लीरा नामक पैसा चलता है। जो पैसा चलता है उसको लीरा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था? तो ये रोलिंग ने लिखा था। किसने लिखा था? रोलिंग ने। किसने लिखा था? रोलिंग ने। और गांव, फिर 130 नंबर क्वेश्चन है, गांव आधारित संरचना का निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया था? ये 2005 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? भारत सरकार ने 2005 में इसमें योजना की शुरुआत की गई थी। फिर लिखा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ? देखो सार्क, ये सार्क देश है ना, सार्क की स्थापना होती है 1985 में, जिसकी इसकी हेडक्वार्टर कहाँ होती है? काठमांडू, ठीक है। काठमांडू क्या है? हेडक्वार्टर है, ठीक है। काठमांडू वही नेपाल का। और अभी बलेन शाह जो बना है, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री बना है भाई। ऐसा ही युवा को प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये मोदी छोड़ो। देखो अब फिर क्या बना है? सार्क में टोटल 8 देश हैं। और अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान कब शामिल हुआ था? 2007 में शामिल हुआ था। कब हुआ था? तो 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नल ए और नल बी एक टैंक को क्रमशः 2 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। नल सी 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितना? ऊपर वाला क्वेश्चन, इसका आंसर भी होगा। तो 8 लिखना और 4 लिखना, तीनों का एलसीएम निकालना। एलसीएम जितना आएगा, और फिर जो घटने वाला बोल रहा है ना, तो इसको घटाने वाला, और ये दोनों की क्षमता जितना आएगा, ये क्षमता से इस जो एलसीएम आएगा इसका, इस एलसीएम से भाग दे देना। जो भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 8/3, ठीक है। उसमें बोला है कि साधारण ब्याज 5% की दर से निवेश की गई एक धनराशि में 6 वर्ष से बढ़कर इतना रुपए हो जाती है, तो सामान्य दर से कितने वर्ष में धनराशि 35 हो जाएगी? 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष में हो जाएगी। 10 वर्ष में ये धनराशि कितनी हो जाएगी? तो आपको 3015 कितना हो जाएगा? 3015, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 133 नंबर क्या बोल रहा है कि ए ने 2 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर इतना रुपए जमा किया, और यदि सामान्य ब्याज दर पर वार्षिक रूप में समयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर यह धनराशि निवेश की जाती है, तो 2 वर्ष के अंत में एक खाते में कितनी अधिक धनराशि होगी? देखो ये सिंपल से क्वेश्चन क्या है कि साधारण ब्याज निकालना। साधारण ब्याज है कितना? 8%। 8% 2 साल के लिए, तो 8 + 8 हो जाएगा 16, ठीक है। वही चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? तो a + b का फॉर्मूला लगा देना। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला? देखो a + b + a गुणे b अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला निकालोगे तो अगर इसी पर रखोगे 8 लिखोगे, 8 × 8 रखोगे, तो इसका जो सोल्व करोगे तो आएगा 16.64। और एक साधारण ब्याज ये हो गया, और चक्रवृद्धि ब्याज ये हो गया। दूसरा पेन ले लेते हैं। साधारण ब्याज ये हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज ये हो गया। ये दोनों बीच का जो प्रतिशत आया है, प्रतिशत में आएगा 8%, और ये 8%। इस दोनों ब्याज का अंतर ले, तो जब दोनों ब्याज का अंतर लोगे तो 0.64% आएगा। नहीं दिख रहा है क्या? 0.6% आएगा, 0.64% आएगा। और ये 0.6% का प्रतिशत निकाल देंगे कितना का? तो 15, 62, 50 का इसमें प्रतिशत निकाल देंगे। जो ये प्रतिशत, इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1000। तो 134 का आंसर होगा 1000 आंसर होगा। इसमें आप बताना कि 135 का आंसर हम बता देते हैं, पी का वैल्यू हो जाएगा आपका 2। और 136 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा 136 नंबर ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन होता है। और इस टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन होता है, जो फंसाने वाला होता है। आप पढ़ लीजिएगा, टाइम पोस्ट कर देंगे, और इसका आंसर हो जाएगा ए। और हमें ये कमेंट में कर बताइए कि नोटा की शुरुआत, चुनाव में नोटा की शुरुआत कब से हुई थी?
कमेंट में करके बताना कि नोटा की शुरुआत कब से हुआ था। और 137 नंबर क्वेश्चन है कि सैनिक बैक्टीरिया को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो मोनेरा द्वारा। ठीक है, गुणसूत्र के विभाजन, गुणसूत्र के अभिरंजन के रंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा रंग उपयुक्त होता है, ये कॉर्मिक होता है। कौन सा है, कॉर्मिक रंग होता है। रेडियो तरंगों के भवनों के चारों ओर तत्परता से वर्तित हो जाती है, जबकि प्रकाश तरंग भवनों के चारों ओर पूर्ण रूप से वर्धित होती है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि तरंगदैर्घ्य बड़ा होता है, तरंगदैर्घ्य लंबा होता है। कहाँ लिखा तरंगदैर्घ्य लंबा, सी ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 140 नंबर क्या बोल रहा है कि कॉलम ए से कॉलम बी में निकालना है। तो कोलेरा, एफिनिलॉन और थैरोक्सिन, क्लोरोक्विल और क्लोरोफॉर्म, इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ए का तीसरा और बी का चौथा और सी का पहला और डी का दूसरा। ठीक है, इसमें अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोला है कि अगर 9 गुणे 6 को 45 लिखा गया है और 7 गुणे 4 को 33, तो 6 गुणे 4 को 20, तो उसी प्रकार 5 गुणे 3 को क्या लिखेंगे। देखो यहाँ क्या किया है कि 9 + 6 करो पहले और इसको गुणा कर दो 9 - 6 से। रीजनिंग है, रीजनिंग ऐसे ही पूछता है जो आपको समझ में नहीं आएगा रीजनिंग। ठीक है, जब इसको गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा 45, ये 15 हो जाएगा, 15 गुणे 15 45 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 5 + 3 करेंगे और 5 + 3 करके उसको गुणा करेंगे कितना है 5 - 3 से, तो ये 5 3 8 हो जाएगा। इसको 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। सेंस का 16, 141 का 16, 141 का कितना होगा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन और धारणाओं पर विचार कीजिए कि कौन सा धारण कथन निहित है। यदि आपको कथन बोल रहा है कि यदि आपको दवा से कोई समस्या हो तो आप 1 सप्ताह में दोबारा दिखा सकते हैं, डॉक्टर ने रोगी से कहा। तो निष्कर्ष होगा डॉक्टर ने कुछ दवा लिखे या डॉक्टर ने मुलाकात का समय देने के बेहद सहायक है। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है सीसेट में पूछता है, यूपीएससी के सीसेट में इस टाइप का एनालिसिस क्वेश्चन पूछता है और इसका जो आंसर होगा आपका सी होगा। ठीक है, और इसमें 143 नंबर क्वेश्चन बोला है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो त्रिभुजों की संख्या 10 होगी। 141 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस विकल्प में कौन सा विकल्प असंगत है। ठीक है, तो इसमें कौन सा असंगत है, तो असंगत ऑप्शन ए होगा। देखो ऑप्शन ए कैसे होगा कि इसमें आकृति क्या दे रहा है, देखो आकृति है ना, जितनी भी आकृतियां बनाएगी इस आकृति में जितना पॉइंट अंदर में, जितना बिंदु अंदर में उतना ही बाहर में है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर वाला में जितना आकृति बनाई है, जितना आकृति के अंदर में गोला है उससे बाहर में आकृतियां जो है उससे अधिक है, तो ये असंगत है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद 145 होता है कि विशाल पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, फिर वह उसी बिंदु पर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है और उसके बाद 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, उसका मुख किस दिशा में होगा। तो दक्षिण दिशा कर खड़ा है, फिर 90 डिग्री मुड़ता है, 45 डिग्री मुड़ जाता है, तो मुड़ने के बाद वो उसका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में हो जाएगा। किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा में हो जाएगा। और 146 नंबर बोला है कि x की वर्तमान आयु 2 गुनी और y की वर्तमान आयु 6 गुनी से 7 वर्ष कम है। वर्तमान में p की आयु x की आयु से 2 गुना है तथा y q से 8 वर्ष छोटा है, तो यदि p q से 50 वर्ष बड़ा है तो y का मान कितना होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 13 वर्ष। 146 का ऑप्शन डी होगा। दिखाया गया है कि कौन सा नीचे दिए गए संबंध में तर्क पूर्ण करेगा, तो जैसे कि तेल के बीज होता है तो धातु कहाँ से, धातु एक्स में निकलता है, ऑप्शन डी। 147 का डी, उसे बोला जाता है कि पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण को पूर्व, पूर्व को उत्तर, तो उत्तर को पश्चिम, तो सूर्य उदय किस दिशा में होता है, तो सूर्य उदय किस दिशा, तो ये पूर्व नहीं होगा। ठीक है, इसमें होगा उत्तर, पूर्व मत मारना, सूर्योदय। इसका कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन बी होगा। 148 का भी वही लिखा है कि हंटर को इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा और वही कुट भाषा है, तो मैग्नेज को किस भाषा में लिखा जाएगा, तो मैग्नेज को किस भाषा में लिखा जाएगा। तो इसमें क्या किया है, इसमें आपको चेंजिंग किया है, फर्स्ट लेटर चेंजिंग और लास्ट लेटर, हाँ देखो फर्स्ट लेटर को चेंजिंग किया है और लास्ट लेटर को चेंजिंग किया है। ठीक है, बाकी बीच वाले जो 2 लेटर उसको सेम रखा है। ठीक है, तो इसके लिए इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें बता रहा है कि फन को इतने नंबर लिख सकते हैं और 10 को इतने नंबर में लिख सकते हैं, तो फीट को कितने नंबर में लिखेंगे, तो फन 6, एफ 6, यू 21 और एन 14। देखो क्या किया है कि एफ जो है 6 नंबर पर आता है, यू जो होता है 21 नंबर पर आता है और वही एन जो होता है वो 14 नंबर पर आता है। इसको टोटल एक कैलकुलेट करके नंबर लिख दिया है, जोड़ कर नहीं लिखा है, सिर्फ सिंपल में नंबर लिख दिया है। तो उसी प्रकार हम 150 का नंबर देखेंगे तो 150 का आंसर क्या हो जाएगा, तो
एफ का 5 हो जाएगा, ई का एफ 6 का होता है, और 5 5 और टी से 70 यानी कि 20, तो ऑप्शन डी। तो आपको ये टोटल करा दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और इसी प्रकार हम आपको टोटल कराएंगे, टोटल सेट कराया जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा, ठीक है, लेकिन इसमें एनालिसिस पूरा होगा, ठीक है। आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा, एनालिसिस पूरा किया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट दूसरा नंबर बताएंगे। थैंक यू।